अध्याय 511 परफेक्ट मैच। झांग यून उस घास के मैदान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जहां हवा भी मानो थम सी गई थी। क्या इसका प्रभाव वाकई इतना अद्भुत है? फुफकार। हालांकि उसके हाथ में मौजूद खाली पन्ना जिस पर दिंग अक्षर लिखे हुए थे जल्द ही अनगिनत ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गया और विलीन हो गया। फ्रीज फ्रेम प्रभाव तुरंत गायब हो गया। कौन? एक गहरी चीख सुनाई दी। सबसे उच्च साधना स्तर वाले गुओ हाओगुआंग सबसे पहले जागे। उनका चेहरा आश्चर्य और संदेह से भरा हुआ था। एकीकरण चरण में पहुंचे साधक भी धीरे धीरे होश में आ गए और आश्चर्य और संदेह से चारों ओर देखने लगे। अभी क्या हुआ? वे अचानक हिलने डुलने में असमर्थ क्यों हो गए? मैं सभी से माफ़ी मांगता हूं, इस तकनीक का उपयोग करते समय मैंने बिजली को ठीक से नियंत्रित नहीं किया। झांग यून ने हल्की खांसी करते हुए कहा, यह गलती से बाहर निकल गया। ये सुनकर गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य सभी उसकी ओर देखने लगे। उनके होंठ अनायास ही फड़कने लगे। क्या ये गलती से गिर गया? इस प्रकीर्णन प्रभाव ने उन सभी को तुरंत स्थिर कर दिया। ये किस तरह की रणनीति है? क्या यह इससे भी अधिक निंदनीय हो सकती है? गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। झांग यून को देखते हुए उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। हालांकि यह क्षणिक था, लेकिन वे सभी एक पल के लिए पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अगर झांग यून ने कोई हरकत की होती तो वह आसानी से उन्हें मार सकता था। ये झांग यून के पहले के जादुई ग्रंथों को नियंत्रित करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। जब ग्रंथों की शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वे अक्सर अचानक हमले की चपेट में आ जाते थे और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता था। लेकिन अब वे सचमुच गतिहीन हो गए हैं। खुद को बांटना बंद करो, जल्दी से अवरोध को फिर से जोड़ो। झांग यून ने बात की। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने महसूस किया कि जिस गतिहीनता का उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था उसके कारण उनके द्वारा बनाए रखी गई बाधा मंद पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने इसे बनाए रखने के लिए तुरंत ऊर्जा जारी की। झांग यून ने अपनी नज़रें हटा लीं और अपने हाथ में पकड़े ब्रश और किताब के खाली पन्ने को देखते हुए उसकी आंखों में स्वाभाविक रूप से चमक आ गई। ये स्थिर करने की तकनीक एक उच्च स्तरीय घातक चाल के बराबर है। अन्य शब्दों का क्या प्रभाव होगा? झांग यून ने एक पल सोचा, फिर एक और खाली कागज निकाला और ब्रश से तेज शब्द के 2 अक्षर लिखे। इस बार उसके पास एक चेतावनी थी और उसने शब्दों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया, फिर उन सभी को अपनी ओर निर्देशित कर दिया। धमाका! अगले ही पल उसका पूरा शरीर हिल गया और झांग यून को ऐसा लगा जैसे उसका सारा वजन गायब हो गया हो। उसने एक हल्का कदम बढ़ाया। ये सीधे 100 मीटर से अधिक की दूरी तक उड़ गया। एक और कदम बढ़ाते ही यह 500 मीटर दूर पहुंच गया और एक और कदम बढ़ाते ही इसने घास के मैदान को पूरी तरह से पार कर लिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभी अभी गतिहीन हुए गुओ हाओगुआंग, गुओई और झांग यून की तरफ देख रहे अन्य लोगों ने यह देखकर अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखों के सामने झांग यून मानो टेलीपोर्ट हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार चमका और पलक झपकते ही वह घास के मैदान के अंदर से घास के मैदान के बाहर पहुंच गया। ये किस तरह की गति है? वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, झांग यून घास के मैदान के बाहर से फिर से प्रकट हुई और हवा में सीधे गुओ हाओगुआंग के बगल में आ पहुंची। जोंग, संप्रदाय के गुरु। गुओ हाओगुआंग चौंक गया और उसकी जुबान लगभग लड़खड़ा गई। उस बिजली की गति के साथ उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर झांग यून हमला करता है तो उसके पास प्रतिक्रिया करने और बचाव करने का समय नहीं होगा। झांग यून ने उसकी ओर मुस्कुराया और फिर एक और पल में घास के मैदान से गायब हो गई। फिर वह एक पल में चमक उठा और तेजी से घास के मैदान के पार गायब हो गया। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। घूंट! गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोग अपनी सांस रोक नहीं पाए। झांग यून के प्रति उनका विस्मय और भी गहरा हो गया। झांग यून इस समय बड़े उत्साह से इधर उधर घूम रही थी। स्पीड शब्द वाले खाली पन्ने के सहारे उसकी हरकतें मानो टेलीपोर्टेशन जैसी थीं। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी हरकतों को समझ पाने से पहले ही दूर कहीं गायब हो गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वह टेलीपोर्टेशन की दूरी को लगभग नियंत्रित करने में कामयाब हो गया। घास के मैदान के किनारे किनारे कुछ कदम आगे बढ़े। जल्द ही वह गुओ लियान और यू शुई एर के पास पहुंच गया, जो पहले ही निकल चुके थे और अब लगभग पास के व्हाइट वेन मेन सिटी पहुंच चुके थे। वह सीधे आगे बढ़ा। जब गुओ लियान और यू शुई एर बाय लियू शहर की ओर उड़ते हुए बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, तभी अचानक उन्हें अपने सामने एक आकृतिक सरसराहट की आवाज़ के साथ प्रकट होती हुई महसूस हुई। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वे सीधे उससे टकरा गए। सौभाग्यवश नर्म जादुई समुद्री जल की एक परत ने उन्हें समय रहते रोक दिया। मालिक, जोंग, संप्रदाय का नेता। जब गुओ लियान और यू शुई एर ने झांग यून को अचानक अपने सामने प्रकट होते देखा तो वे दोनों ही अचंभित रह गए। टेलीपोर्ट करने की कोशिश करो। झांग यून ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ हिलाया।
खाली पन्नों की शक्ति ने तुरंत गुओलियान और यूशुई एर को सशक्त बना दिया। ये है। दोनों महिलाएं अचंभित रह गईं। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो, झांग यून ने बात की और पलक झपकते ही वह आगे की ओर तेजी से बढ़ गया। ये देखकर गुओलियान और यूशुई एर ने तेजी से अपनी गति बढ़ा दी। इस गति के साथ उन्हें लगा जैसे उनका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह आगे की ओर उड़ रहा हो। पलक झपकते ही बाय लियूचेंग, जो पहले कुछ दूरी पर था, अब ठीक उनके पैरों के नीचे खड़ा था। इस टेलीपोर्टेशन जैसे अनुभव ने दोनों महिलाओं को सदमे से अवाक कर दिया। झांग यून उनके ऊपर प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों महिलाओं के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही झांग यून टेलीपोर्ट करके उस स्थान से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। दोनों महिलाओं को लगा कि उनका शरीर नीचे धंस रहा है और कुछ क्षण पहले उन्हें जो हल्कापन महसूस हो रहा था, मानो उनका शरीर भारहीन हो गया हो, वह गायब हो गया। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और झांग यून को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो पल भर में गायब हो गया था। गुओलियान विशेष रूप से अचंभित रह गई और उसने पूछे बिना नहीं रह सकी, सुश्री शुई, संप्रदाय प्रमुख को क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, यूशुई ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन गुरुजी हमेशा कुछ न कुछ अजीब और अनोखे तरीके निकाल ही लेते हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी उन्होंने कोई अजीब तरीका ही निकाला होगा। तो ये हैं संप्रदाय के नेता? गुओलियान ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। यूशुई ने कहा, ठीक है सिस्टर लियान, मास्टर को भूल जाए, मुझे अंदर ले चलिए और देखिए। अच्छा, गुओलियान ने सिर हिलाया। दोनों महिलाएं तुरंत बेलियू शहर में दाखिल हुईं। जहां तक झांग यून की बात है, वह पहले ही प्रत्येक शाखा के मुख्य शहरों का तेजी से चक्कर लगा चुका था। अंततः वे अवेकनिंग सिटी में रुके। उसके हाथ में मौजूद खाली पन्ना, जिस पर गति शब्द अंकित था, पहले ही ऊर्जा के टुकड़ों में विलीन हो चुका था। ये सिर्फ 1 मिनट तक ही चल सकता है। झांग यून ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। ये गतिहीनता केवल एक क्षण के लिए ही रही और ये तीव्र गति 1 मिनट से भी कम समय तक चली। चूंकि बीच बीच में गुओलियान और यूशुई एर को कुछ सेकंड का सहारा दिया गया था, इसलिए यदि हम केवल उसे ही माने तो वह इसे 1 मिनट तक बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। ब्रश पेन से खाली पन्नों पर लिखने से आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रभाव की अवधि स्पष्ट रूप से एक सीमा है। 7 इमॉर्टल्स बुक के शेष 33 खाली पन्नों पर एक नज़र डालने के बाद झांग यून ने दोबारा कोशिश न करने का फैसला किया। हालांकि ब्रश से लिखने के लिए अभी भी बहुत सारे अक्षर बाकी हैं, लेकिन खाली पन्ने सीमित हैं और मैं और पन्ने बर्बाद नहीं कर सकता। हालांकि एक बात निश्चित है, कैलीग्राफी ब्रश और खाली पन्नों का संयोजन बिल्कुल सही है। क्लाउड बुक, क्या इन खाली पन्नों को प्राप्त करने का कोई तरीका है? झांग यून ने पूछे बिना नहीं रह सकी। युवा स्वामी, हाँ, हम करते हैं, युनशू ने उत्तर दिया। पुराने कलाकृति आत्मा की स्मृति में उस अराजक अमर ने एक बार खाली पन्ने बनाने की एक विधि खोजी थी, लेकिन इसके लिए दिव्य अमर वृक्ष नामक पेड़ की छाल की आवश्यकता थी। स्वर्गीय वृक्ष। झांग यून ने राहत की सांस ली। उसने अपनी अमर दृष्टि तकनीक का उपयोग करके 7 अमर ग्रंथों के बारे में जानकारी पढ़ी, जिसमें लिखा था कि 7 अमर ग्रंथ इसी वृक्ष से बने थे। इसका उपयोग दिव्य कलाकृतियों के निर्माण में किया जा सकता है और इसका नाम भी एक दिव्य प्राणी के नाम पर रखा गया है। ये दिव्य अमर वृक्ष दिव्य स्तर का सर्वोच्च खजाना है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। व्यंग्यात्मक मुस्कान। अमर महाद्वीप में संत स्तर की वस्तुएं भी दुर्लभ हैं, अमर स्तर की वस्तुओं की तो बात ही छोड़िए। इस दिव्य वृक्ष को खोजना शायद अमर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। हमें खाली पन्नों का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना होगा। स्टॉप। अध्याय 512 गो लेई का जुनून। पुकारना। उसने एक हल्की सी सांस छोड़ी। उत्तम। अपने सामने जागृति नगरी पर एक नज़र डालने के बाद झांग यून सीधे शहर में स्थित एक बेहद आकर्षक और विशाल मूर्ति की ओर उड़ गया। पहले गो लेई के प्रकट होने के कारण युनशु को यहाँ मौजूद शेष आत्माओं को आत्मसात करने का समय नहीं मिल पाया था। अब ठीक समय पर मूर्ति के सामने एक छोटा सा चौक है जिसमें कई अलग अलग लकड़ी के मकान हैं। इस समय 2 मकानों के अंदर और बाहर कई लोग व्यस्त हैं। झांग यून ने चारों ओर नजर डाली और लकड़ी के घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा देखा। हालांकि ये केवल आध्यात्मिक इंद्रियों को ही रोक सकता था, दिव्य इंद्रियों को नहीं। लकड़ी के घर के अंदर के दृश्य को भांपते हुए झांग यून ने तुरंत अपनी नाक को छुआ और अपनी दिव्य चेतना को तेजी से वापस ले लिया। लकड़ी के बने उन 2 घरों के अंदर 2 गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही थीं। फिर उसे क्योटिक फ्लो क्लैन के नियम याद आए। क्लैन के प्रत्येक सदस्य को पूर्वज की मूर्ति द्वारा जांचा जाना चाहिए, जो उसके सामने स्थित क्योटिक इमॉर्टल की मूर्ति है, और फिर संबंधित रंग की एक जादुई पुस्तक प्राप्त करनी चाहिए। इस नियम के कारण टर्बुलेंट क्लैन ने प्रत्येक बच्चे के जन्म की व्यवस्था भी यहीं करने का निर्णय लिया। जोंग, संप्रदाय का नेता। इसी क्षण किसी ने झांग यून को देखा और सम्मान व्यक्त करने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। वह शुद्धिकरण के चरण में एक महिला साधिका है जिसकी नसें सफ़ेद हैं और जिसने पहले प्रथम अमर संप्रदाय की एक शाखा की स्थापना के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया था।
ये सुनकर आसपास व्यस्त अन्य लोग भी जल्दी से झुकने की कोशिश करने लगे। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग अपना काम करते रहो। झांग यून ने झट से अपना हाथ हिलाया। परिष्करण चरण में मौजूद महिला कृषक ने सिर हिलाया और वितरण को निर्देशित करना जारी रखा। साथ ही वह झांग यून पर नजर रखने से खुद को रोक नहीं सका। पूर्वजों की प्रतिमा के सामने खड़ी झांग यून को ये तो पता नहीं था कि संप्रदाय का नेता क्या करने वाला है, लेकिन वह कुछ हद तक घबराई हुई महसूस कर रही थी। आखिरकार पूर्वजों की मूर्तियां उनके उग्र कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये देखकर कि झांग यून ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि बस मूर्ति के सामने खड़े होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे केवल अमर की वीर छवि की ही प्रशंसा कर रहे हों। अंततः उसने राहत की सांस ली। झांग यून वास्तव में इस समय मूर्ति को देख रहा था, लेकिन जब वह उसे देख रहा था तब तक युनशु पहले ही मूर्ति के अंदर प्रवेश कर चुका था। इस प्रतिमा में प्राचीन कलाकृति की आत्मा का अचेतन अंश समाहित है। क्लाउड बुक को 7 अमर पुस्तकों और अमर आत्मा पुस्तक की पूर्ण आत्मा बनने के लिए इस अंश को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। फिर युनशु की आत्मा के एक अंश को मूर्ति के भीतर छोड़कर मूर्ति अपने मूल कार्य को बनाए रख सकती है। मूर्ति के अंदर झांग यून ने अपने सामने मौजूद अराजक अमर की मूर्ति का भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। लंबे लहराते बालों और तीक्ष्ण चेहरे की विशेषताओं वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति काफी आकर्षक था। झांग यून ने चुपके से इस रूप को याद कर लिया। क्लाउड बुक द्वारा प्राचीन कलाकृति आत्मा को ग्रहण करने से प्राप्त स्मृतियों के अनुसार एक खंड में अराजक अमर और प्राचीन कलाकृति आत्मा के वियोग की स्मृतियां हैं। अराजक अमर का नाश नहीं हुआ, बल्कि वह ऊपर चला गया। इस कलाकृति की प्राचीन आत्मा को यह नहीं पता कि यह कहाँ है, लेकिन अमर महाद्वीप के कई साधक अमर बनने के बाद वहां जाते हैं, क्योंकि केवल वहीं पर कोई उच्च स्तर की प्राप्ति कर सकता है। इससे झांग यून को जंजीरों के द्वार की याद आ गई। अगर वह गलत नहीं थे तो यह संभवतः जंजीरों के द्वार के ऊपर आकाश की गहराई में स्थित दुनिया को संदर्भित करता है। वह स्थान शायद अमर लोगों की दुनिया हो, हालांकि यह अभी उसके लिए काफी दूर है। झांग यून जानता है कि एक दिन वह इसके संपर्क में जरूर आएगा। कौन जाने, शायद भविष्य में मेरी मुलाकात इस अराजक अमर प्राणी से फिर हो जाए। युवा स्वामी, ये तैयार है। विचारों में डूबी हुई मुझे अपने कानों में युनशु की आवाज सुनाई दी। झांग यून ने सिर हिलाया और 7 इमॉर्टल्स बुक उठा ली। मुझे तुरंत ही 7 इमॉर्टल्स बुक और मूर्ति के बीच एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। बहुत खूब। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और देखा कि श्वेत शिरा क्षेत्र के शोधन चरण में मौजूद महिला साधिका एक नवजात शिशु को गोद में लिए आगे बढ़ी। झांग यून ने समझदारी से मूर्ति से एक तरफ कदम बढ़ा लिया। परिष्करण के चरण में मौजूद महिला साधिका बाई माई ने तब बच्चे को मूर्ति के सामने रखे हुए गद्दे में से एक पर रख दिया। बहुत शोरगुल। कुछ ही देर में मूर्ति से रंगीन प्रकाश की एक किरण निकली और बच्चे पर जा गिरी। झांग यून की 7 इमॉर्टल्स बुक में संकेत मिलते ही थोड़ी हलचल हुई। युनशु की आवाज आई, युवा स्वामी, इस नवजात शिशु के रक्त में अग्नि और वायु की ऊर्जा समाहित है, जिसमें अग्नि शक्ति अधिक प्रबल है। मेरी आत्मा का अंश उसे सबसे पहले अग्नि तत्व से युक्त लाल रक्त वंश की मंत्र पुस्तिका प्रदान करेगा। झांग यून ने सिर हिलाया। इस प्रतिमा के माध्यम से धर्मग्रंथों की जांच और वितरण के सिद्धांत अब स्पष्ट हो गए हैं। क्लाउड बुक द्वारा छोड़ी गई आत्मा का अंश नवजात शिशु के शरीर के भीतर की ऊर्जा का परीक्षण करेगा और फिर नवजात शिशु को सबसे उपयुक्त शास्त्र प्रदान करेगा। कैओटिक क्लैन में वंशानुक्रम विरासत में मिलता है। उदाहरण के लिए क्रिम्सन क्लैन के 2 सदस्यों से पैदा हुए बच्चे के वंश में स्वाभाविक रूप से अग्नि प्रकृति की शक्ति होगी। इसलिए यदि एक ही वंश के लोग आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चों में भी संभवतः वही वंश होगा। इसके अलावा अक्सर 2 अलग अलग वंशों के सदस्यों के बीच विवाह होता है, जैसे कि हमारे सामने ये नवजात शिशु। उसके रक्त में अग्नि और वायु दोनों की शक्ति समाहित है, जो ये दर्शाता है कि उसके माता पिता अलग अलग वंशों से हैं, एक लाल वंश से और दूसरा हरा वंश से। इस मामले में यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता में से किसके जीन अधिक मजबूत हैं। कैओटिक क्लैन विभिन्न वंशों के बीच विवाह की अनुमति देता है, लेकिन जन्म लेने वाला बच्चा अंततः उसी वंश का होगा जिसकी जादुई पुस्तक का उपयोग किया गया है। यदि महिला जनजाति के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए गो लेई। झांग यून को गो ई और गो लियान से इस 8वें शिष्य की स्थिति के बारे में पहले ही पता चल चुका था। गो लेई के पिता का नाम गो शियाओ था, जो हुआंग वंश के मुखिया गो ई के पुत्र और गो लियान के बड़े भाई थे। वे भी हुआंग वंश के वंशज थे। इस पीढ़ी में हुआंग वंश के 2 वंशज होने चाहिए थे, लेकिन 10 साल से भी अधिक समय पहले यात्रा के दौरान गो शियाओ को एक विदेशी से प्यार हो गया और उन्होंने गो लेई को जन्म दिया। इसके कुछ ही समय बाद गो शियाओ का एक्सीडेंट हो गया। गंभीर रूप से घायल और मौत के कगार पर वह अपने घायल शरीर को घसीटते हुए टर्बुलेंट क्लैन में वापस ले गया। उसने नवजात शिशु गो लेई को अपने कबीले में वापस ले जाकर गोई और गो लियान के हवाले कर दिया।
इसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी उसने कभी यह नहीं बताया कि उसे गंभीर चोटें पहुंचाने और मौत के कगार पर लाने वाला व्यक्ति कौन था या गुओ लेई की मां कौन थी। उसने केवल एक वाक्य छोड़ा, किसी भी परिस्थिति में आपको सच्चाई की जांच नहीं करनी चाहिए, अन्यथा यह अशांत कबीले का विनाश कर देगा। फिर भी गुओ यी और गुओ लियान इसे स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों की दुखद मौत हो चुकी है, वे अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तमाम खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। क्योटिक क्लैन को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम शक्ति संभवतः मध्य क्षेत्र की एक शीर्ष स्तरीय शक्ति है। हालांकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि वह कौन सी शक्ति है। गुओ लेई की जैविक मां एक रहस्य बनी हुई है। गुओ लेई का अपनी मां से गहरा लगाव है, लेकिन ये जानते हुए कि वह इतना मजबूत नहीं था, वह खोज शुरू करने से पहले अपने मजबूत होने तक इंतजार करना चाहता था। यही कारण है कि जब गुओ लेई ने झांग युन को ये कहते हुए सुना कि इससे वह और अधिक शक्तिशाली बन सकता है, तो उसने झांग युन का शिष्य बनने का विकल्प चुना। उसे मजबूत बनना होगा ताकि वह अपनी मां को ढूंढ सके। झांग युन ये देखकर खुश हुआ। दृढ़ विश्वास रखना गुओ लेई के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यह उसे और मजबूत बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। रानारान की तरह उसे भी बदला लेने का जुनून सवार है। युवेई भी ऐसा ही करता है, इसलिए उन सभी ने असाधारण लगन से खेती का अभ्यास किया। तुलना में अमर गुरु के महान लोक में साधना सत्रों के दौरान आत्मा पशु राजा के रक्तकुंड पर गहरी नींद में सो रहे वुहेहाई को देखकर झांग युन ने असहायता से कंधे उचका दिए। झांग युन ने सिर हिलाते हुए एक जगह ढूंढी, अमर खजाना मंडप में प्रवेश किया और फिर पशु प्रजनन आंगन में चला गया। अब समय आ गया है कि अंतरिक्ष भालू राजा को सबक सिखाया जाए। स्टॉप अध्याय 513 अंतरिक्ष भालू राजा को वश में करना। पशु प्रजनन फार्म। युवा स्वामी, आप आ गए। झांग युन को अंदर आते देख धारीदार आत्मा बाघ तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए आगे आया। अच्छा, लगभग 40 मीटर लंबे धारीदार बाघ के शरीर को देखकर झांग युन ने उसकी प्रशंसा की। क्योंकि वह धारीदार आत्मा बाघ की ऊर्जा को साझा कर सकता है, इसलिए वह धारीदार आत्मा बाघ की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। इस डोमेन का प्रारंभिक स्वरूप पहले ही बन चुका है और जल्द ही यह एक पूर्ण डोमेन बन जाएगा। उस समय शून्य शोधन चरण तक पहुंचना स्वाभाविक होगा। चित्तीदार बाघ खिलखिलाते हुए अपने पंजे से अपना सिर खुजलाने लगा और बगल के पशु प्रजनन केंद्र के घास के मैदान में फैले विशाल स्थान की ओर इशारा किया। भालू राजा ने पूछा, युवा स्वामी, वह भालू? झांग युन ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखते हैं। वे तुम्हारे साथी बन सकते हैं या फिर वे तुम्हें भालू के मांस की कुछ दावतें दे सकते हैं। भालू के मांस की दावत? धारीदार बाघ की आंखें चमक रही थीं। अंतरिक्ष भालू राजा को फेंके जाते ही उस पर बारीकी से नजर रखी गई। उसका मांस असाधारण रूप से शक्तिशाली था, जिसे उकसाना उसके लिए ठीक नहीं था। लेकिन अगर वह इस अंतरिक्ष भालू राजा का मांस खा सकता? घूंट उसने बड़ी मुश्किल से निगला। इसका स्वाद अच्छा है या नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी की ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करता है। एक क्षण के लिए धारीदार आत्मा बाघ ने जमीन पर लेटे हुए विशाल का स्थानिक भालू राजा को लालसा भरी नजरों से देखा, जो अभी तक जागा हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। झांग युनफेई आगे बढ़े। अंतरिक्ष भालू राजा, जो वहां मृत होने का नाटक करते हुए लेटा हुआ था जबकि वास्तव में वह काफी समय से जागा हुआ था, ने हल्की सी मुस्कान दी। जैसे ही वह पास पहुंचा, स्पेस बियर किंग अपनी शक्ति को उजागर करने की तैयारी कर रहा था। स्नैप! लेकिन झांग युन ने अचानक अपनी उंगलियां चटकाईं। गर्जन! अचानक पूरे इलाके में एक तीखी, दर्दनाक गर्जना गूंज उठी। अंतरिक्ष भालू राजा, जो मृत होने का नाटक कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही हो, और वह इतनी पीड़ा में था कि वह पशु फार्म के मैदानों में दर्द से कराहते हुए लोटपोट हो रहा था। तुम पहले से ही कैदी हो और फिर भी मुझ पर घात लगाकर हमला करना चाहते हो। झांग युनफेई अंतरिक्ष भालू राजा के सिर पर गया और उसे लात मारी। तुम्हें थोड़ी देर और तड़पना चाहिए। हाथ के इशारे से ही आत्मा दमन तकनीक के माध्यम से लौटती हुई ऊर्जा का एक प्रवाह सीधे दूसरे व्यक्ति की आत्मा में प्रवाहित हो गया। गर्जन! दर्द से भरी एक दिल दहला देने वाली चीख तुरंत पूरे पशु आश्रय स्थल में गूंज उठी। उसके बगल में खड़ा चित्तीदार बाघ अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करने लगा। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा भयभीत किया वह ये थी कि भालू राजा बेहोशी का नाटक कर रहा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आखिरकार अगर दूसरी तरफ से उस पर घात लगाकर हमला किया जाता तो शायद वह अब तक मर चुका होता। नहीं, हम युवा मालिक को भविष्य में ऐसे खतरनाक जीव को पशु आश्रय में फेंकने नहीं दे सकते। धारीदार बाघ के मन में चल रहे विचार को भांपते हुए झांग युन हंस पड़ा। चिंता मत करो नन्हे बाघ, जब से मैंने इसे अंदर फेंका है मैं इस पर नजर रख रहा हूँ। अगर इसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं इसे पहले ही मार डालूंगा। ये सुनकर धारीदार बाघ को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। छोटे मालिक को अब भी इसकी परवाह है।
झांग यून ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी निगाहें दर्द से तड़प रहे स्पेस बियर किंग पर पड़ी और उसने शांत भाव से कहा, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो भालू के मांस का भोज बन जाओ या मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने झुक सकते हो, इंसान? तुम सपना देख रहे हो। आह! अंतरिक्ष भालू राजा दहाड़ा, लेकिन दहाड़ के बीच में ही वह फिर से पीड़ा से चीखने लगा। झांग यून ने आत्मा दमन तकनीक और लौटती हुई ऊर्जा से होने वाले क्षरण को तेज करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम फिर से दहाड़ने की कोशिश कर सकते हो। कटाव की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आह! दर्द से व्याकुल भालू राजा इतना कमजोर हो गया था कि वह अब दहाड़ भी नहीं सकता था और पीड़ा से कराहते हुए जानवरों के बारे में बेतहाशा इधर उधर लौट रहा था। मैं धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने तुम पर प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिए हैं और वे और भी सख्त होते जाएंगे। आधी अगरबत्ती जलने के समय में वे अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। उस समय तुम भालू के मांस की दावत बन जाओगे। झांग यून ने उदासीनता से बोलना समाप्त करने के बाद मुड़कर सीधे धारीदार आत्मा बाघ की पीठ पर छलांग लगा दी। धारीदार बाघ ने तुरंत अपनी सबसे आरामदायक जगह चुन ली ताकि वह लेट सके और उस पर टेक लगाकर आराम कर सके। ओटिल्ड! झांग यून ने जम्हाई ली 7 इमॉर्टल्स बुक को आंखों पर मास्क की तरह अपने सिर पर रखा और धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा जैसे कि वह सो गया हो। ये देखकर पास में ही लोटपोट हो रहा स्पेस बियर किंग गुस्से से पागल हो गया। मुझे असहनीय दर्द हो रहा है और तुम लोग सोने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उसे झांग यून के नीचे मौजूद छोटे बाघ की आंखों में दिख रही लार टपकाने वाली नजर से आया। धिक्कार है तुम पर, नन्हे नादान आत्मा के चरण वाले चींटी बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बुरी नजर डालने की? धिक्कार है, धिक्कार है। आह! अंतरिक्ष भालू राजा बुरी तरह से आगे बढ़कर झांग यून और धारीदार आत्मा बाघ को मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर तीव्र होते दर्द ने उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया और वह केवल एक ही जगह पर लुढ़कता रहा। जैसे जैसे आत्मा का क्षरण गहराता गया, इस हद तक कि पूरी आत्मा ही दूषित होने वाली प्रतीत होने लगी। अंतरिक्ष भालू राजा घबरा गया। ये 3 छल्ले वाले अंतरिक्ष भालुओं का राजा है, अंतरिक्ष भालुओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये तो अहंकार है। यह मनुष्यों को चींटियों के समान समझता है। ये किसी भी इंसान का सम्मान नहीं करता। लेकिन मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। अपनी आत्मा को लगातार क्षीण होते हुए, लगभग पूरी तरह से फटने की कगार पर पहुंचते हुए देखकर वह अब और संयम नहीं रख सका और पागलों की तरह दहाड़ते हुए बोला, रुको, इसे अभी रोक दो। लेकिन झांग यून ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ सुना ही न हो, और धारीदार बाघ पर उसके खर्राटे तेज होते चले गए मानो वह पहले ही सो गया हो। जमा करना। अंतरिक्ष भालू राजा पूरी तरह से घबरा गया और दहाड़ते हुए बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ओटिल्ड! झांग यून ने हाथ बढ़ाकर अपने सिर से 7 इमॉर्टल्स बुक उतारी, जम्हाई ली और साथ ही उंगलियां चटकाईं। अंतरिक्ष भालू राजा का विशाल शरीर कांप उठा और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को नष्ट कर रही शक्ति रुक गई है। हॉन्फ हॉन्फ हॉन्फ! वह मैदान पर पीठ के बल लेटा हुआ था, जोर जोर से हॉन्फ रहा था और उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे। इस अंत को स्वीकार करो। झांग यूनटेंग प्रतिद्वंद्वी के सिर के ऊपर से उड़ी और उसने एक पशु वशीकरण चिन्ह को संघनित किया। अंतरिक्ष भालू राजा एक पल के लिए झिझका, फिर अपना विशाल मुंह खोला और उस निशान को निगल गया। ठीक बगल में खड़े झांग यून को देखकर उसका मन किया कि वह उस इंसान को भी खा जाए, लेकिन उसकी आत्मा में उठे कंपन ने उसे अपनी इस इच्छा को दबाने पर मजबूर कर दिया। बहुत बढ़िया, अब से तुम मेरे आध्यात्मिक पशु बनोगे। झांग यून मुस्कुराए और बोली। ये देखकर पास ही स्थित धारीदार बाघ के चेहरे पर अफसोस के भाव दिखाई दिए। अंतरिक्ष भालू राजा ने उसके चेहरे के भावों पर एक नज़र डाली और उसका मुंह फड़क उठा। इस चींटी बाघ ने सचमुच भालू के मांस को दावत में बदलने का सपना देखने की हिम्मत की। शक्तिशाली त्रिवलित रजत धारीदार अंतरिक्ष भालू राजा भला इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? ये सही है, यह अपमान सहन न कर पाने के कारण ही मजबूरन आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ। पहले जो मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ था, वह निश्चित रूप से इससे प्रभावित हुआ था। ये सोचकर वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये पूरी तरह से आत्मसमर्पण करेगा, क्योंकि भालू राजा की महिमा अलंघनीय है और यह उनके कबीले की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। ये बात समझकर स्पेस बियर किंग को काफी राहत मिली। क्या आप अधिक मजबूत बनना चाहते हैं? झांग यून अचानक बोल पड़ी। अंतरिक्ष भालू राजा अचंभित रह गया, फिर उसने झट से अपनी आंखें घुमाईं। मैंने तुम्हारी इंसानी चालों को सैकड़ों साल पहले ही समझ लिया था। क्या तुम मुझे जहरीला चिकन सूप पिलाकर मेरा दिल जीतना चाहते हो? सपने देखते रहो। धमाका! तभी अचानक उस पर प्रकाश की एक किरण पड़ी। अंतरिक्ष भालू राजा अचंभित रह गया। ओह ओह हो। अगले ही पल गर्म समुद्र में होने का एहसास इतना आरामदायक था कि वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। जो आत्मा अभी अभी दूषित और क्षतिग्रस्त हुई थी, वह पल भर में अपनी मूल अवस्था में वापस आ गई। और ये तेजी से बढ़ा, मानो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
धमाका। जब दिव्य चेतना से ओतप्रोत आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी आत्मा से प्रवाहित हुआ तो अंतरिक्ष भालू राजा के पूरे चेहरे के भाव जम गए। स्टॉप। अध्याय 514 स्थानिक आश्चर्यलोक। हमने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसकी आत्मा सचमुच बाहर आ गई है। अंतरिक्ष भालू राजा ने हैरानी से अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। इसने अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया जो इसकी दैवीय चेतना के कारण असाधारण रूप से स्पष्ट हो गया था। विशेष रूप से दूर स्थित नवजात आत्मा अवस्था वाली चींटी बाघ इसकी दैवीय चेतना के तहत यह अब एक बाघ के संरचनात्मक आरेख की तरह था, यहाँ तक कि इसके महत्वपूर्ण अंगों का आकार भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस स्पष्ट अनुभूति ने अंतरिक्ष भालू राजा को इतना उत्साहित कर दिया कि उसका भालू जैसा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां आंसुओं से भर आईं। दिव्य चेतना। इसमें वास्तव में दिव्य चेतना विकसित हो गई है। यह ऐसी चीज थी जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्पेस बियर कबीला हर तरह से अच्छा है, सिवाय इसके कि उनकी आत्माओं का विकास बेहद धीमी गति से होता है, खासकर जब दिव्य चेतना को संघनित करने की बात आती है। हालांकि उसकी शक्ति एकीकरण चरण तक या यहाँ तक कि एकीकरण चरण की महान पूर्णता या शिखर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा साथ नहीं दे पा रही थी। वर्तमान में उनके पूरे कबीले में केवल उनके सम्राट भालू के पास ही दिव्य चेतना है, और अब ये दूसरा बन गया है। यह उत्साहित क्यों नहीं होगा? धमाका। जैसे ही वह उत्साहित होने लगा, अचानक उसका खून खौलने लगा। ओह हो, इसकी शक्ति में बेतहाशा वृद्धि की रोमांचक अनुभूति ने इसे एक सुखद गुर्राहट निकालने पर मजबूर कर दिया। इसके विशाल शरीर पर मौजूद 3 चांदी के छल्लों के ऊपर अचानक एक नया छल्ला प्रकट हो गया है। चांदी की 4 अंगूठियां। इसका पहले से ही विशाल शरीर भी तेजी से बढ़ने लगा और पल भर में 300 मीटर से बढ़कर 400 मीटर हो गया। धमाका। इसके तुरंत बाद इसकी आभा में विस्फोट हुआ और इसकी साधना का स्तर एकीकरण चरण की महान पूर्णता से बढ़कर एकीकरण चरण के शिखर तक पहुंच गया। बैंग बैंग बैंग। उसके शरीर से निकलने वाली विस्फोटक शक्ति ने स्पेस बियर किंग को खड़ा कर दिया और उसका 400 मीटर लंबा शरीर अपने पंजों से अपनी छाती को थपथपा रहा था। युवा मास्टर। पास ही मौजूद धारीदार बाघ ने यह दृश्य देखकर झांग यून को लालसा भरी निगाहों से देखा। झांग यून ने हंसते हुए कहा, छोटे आत्मा बाघ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हें पहले ही 2 आशीर्वाद मिल चुके हैं। आपकी वर्तमान शारीरिक क्षमता या अन्य पहलुओं के बावजूद आप फिलहाल आशीर्वाद के पात्र नहीं हैं। जैसे ही संभव होगा मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। ये सुनकर धारीदार बाघ को कड़वाहट का एहसास हुआ, लेकिन वह समझ गया। ये तो बस इस बात से ईर्ष्या कर रहा था कि आशीर्वाद प्राप्त करने से भालू राजा को कितनी शक्ति मिल गई थी। झांग यून ने बेबसी से कंधे उचका दिए। यदि वह आशीर्वाद दे सकता तो वह धारीदार आत्मा बाघ को आशीर्वाद देने में जरा भी संकोच नहीं करता, क्योंकि वह धारीदार आत्मा बाघ की ऊर्जा साझा कर सकता था। बाघ जितना शक्तिशाली होता उतना ही अधिक लाभ उसे मिलता। अंतरिक्ष भालू राजा को देखकर, जो उत्साह से अपनी छाती थपथपा रहा था, उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर उत्साहित अंतरिक्ष भालू राजा तुरंत शांत हो गया। उसकी निगाह झांग यून पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए थे। उसके सामने खड़ा इंसान उसे जहरीले प्रेरक भाषण देने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने कार्यों से उसे और मजबूत बना रहा था। आत्मा का विकास, वंश का विकास, साधना के क्षेत्र में सफलता। आखिर यह इंसान है कौन? वह प्रकाश क्या था जो अभी अभी उस पर पड़ा? अंतरिक्ष भालू राजा चौंक गया और उसे संदेह हुआ, लेकिन उसका लहजा कुछ हद तक सम्मानजनक हो गया। तुम मुझे बेन कह सकते हो। नहीं, तुम्हें मुझे दा यूनयून कहना चाहिए। बहुत बड़ा भाग्य। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने पाया कि इन अंतरिक्ष भालुओं के नाम काफी विचित्र थे। छोटा तानाशाह, बड़ा सोयाबीन, बड़ी किस्मत। इसके विपरीत कोंग शिंगजियान की ओर से शियाओकोन की आवाज सबसे सामान्य लग रही थी। झांग यून ने सिर हिलाते हुए दा यूनयून की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें और मजबूत बना सकता हूँ? पत। ये सुनकर दा यूनयून ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। किसी भालू को खुद इसका अनुभव करने से ज्यादा यकीन दिलाने वाली कोई चीज नहीं है। झांग यून ने अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए पूछा, तो क्या अब से आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? मैं करता हूँ। दा यूनयून ने सिर हिलाया। भले ही झांग यून इसे और मजबूत न बना सके, लेकिन इस पर पहले से ही उसकी छाप थी और इसमें प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बारे में ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस समय जब उसने झांग यून को देखा तो उसकी आंखों में पहले मौजूद अस्वीकृति गायब हो गई और उसकी जगह तीव्र उत्साह ने ले ली। अगर प्रकाश की वह चमक कुछ और बार दिखाई दे तो शायद वह फिर से भेद उत्पन्न कर सके और भविष्य में सम्राट के समान शक्ति प्राप्त करना भी असंभव नहीं है। झांग यून फेई आए। ये देखकर दा यूनयून झट से लेट गई और उसने अपने चौड़े सिर का पिछला हिस्सा झांग यून के पैरों के सामने कर दिया। झांग यून ने हल्की सी मुस्कान दी। जब प्रशिक्षण की बात आती है तो आप उन्हें सिर्फ दबा नहीं सकते, आपको दयालुता और दृढ़ता दोनों का मिश्रण अपनाना होगा।
उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना ही उन्हें स्वेच्छा से अधीन करने का एकमात्र तरीका है। इस अपार सौभाग्य को अब सफलतापूर्वक संवर्धित किया जा चुका है। दूसरे के चौड़े सिर के पीछे बैठते हुए झांग यून ने कहना शुरू किया, मुझे अपने कबीले के बारे में बताओ, खासकर तुम स्पेस बियर किंग्स के बारे में। और मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने ये जगह कैसे खोजी। दा यूनयुन ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जैसा कि झांग यून ने अनुमान लगाया था, दा यूनयुन अभी अभी अनंत शून्य में यात्रा करके आई थी और उसने अपने रक्त के माध्यम से शियाओ बावान को महसूस किया था, इसीलिए वह उसे ढूंढने आई थी। लेकिन ग्रैंड टूर अनंत शून्य में यात्रा कर रहा है, उसका उद्देश्य लिटिल टायरेंट और एक अन्य जागृत युवा भालू राजा को ढूंढना है, जो स्पष्ट रूप से लिटिल वॉइड को संदर्भित करता है। इसके बाद झांग यून को पता चला कि शियाओ कोंग और शियाओ बावान को पशु प्रजनन अकादमी में आशीर्वाद देकर अंतरिक्ष भालू राजा के रूप में जागृत किए जाने के बाद अंतरिक्ष भालू कबीले के भालू राजा ने उन्हें महसूस किया था। दयायुन्युन के अलावा बहुसिर वाला अंतरिक्ष भालू राजा भी है, जो अब मुख्य भूमि के विभिन्न हिस्सों में शियाओ कोंग और शियाओ बावान की तलाश कर रहा है। क्या आपके बेयर किंग की वंश संवेदन सीमा वास्तव में इतनी विस्तृत है? झांग यून ने ये सुनते हुए भौहें चढ़ाईं। क्या अब जब आप यहाँ हैं तो यह आपके स्थान का पता लगा सकता है? गुरुजी, सम्राट का वंश संबंध वास्तव में हमारे वंश से कहीं अधिक व्यापक है, लेकिन इतना भी नहीं। बात बस इतनी है कि हमारे कबीले के प्रत्येक स्पेस बियर में जन्म से ही सम्राट के साथ वंश का एक अंश शेष रह जाता है। दा यूनयुन ने समझाया, इस वंश के माध्यम से हम कुल के भीतर अंतरिक्ष भालुओं के वंशों में होने वाले परिवर्तनों को वास्तविक समय में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधारण अंतरिक्ष भालू जागृत होकर भालू राजा बन जाता है, तो सम्राट को इसका तुरंत आभास हो जाएगा, जिससे भालू राजाओं की संख्या निर्धारित हो जाएगी। जब कोई नया भालू राजा जन्म लेता है, तो हम उसे कुल के अंतरिक्ष में स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनकर झांग यून ने उस पर एक नज़र डाली और कहा, तुम्हारा तथाकथित स्वीकृति तो बस इसे जबरदस्ती लेना है। दा यूनयुन ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, वह छोटा लड़का मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे दखल देना पड़ा। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह उस छोटे तानाशाह को इतना प्यार करता है। उन्होंने तुरंत आगे कहा, आपके अनुसार अब जब आपकी वंश परंपरा ने सफलता प्राप्त कर ली है, तो आपके सम्राट भी इसे महसूस कर सकते हैं। हाँ, दा यूनयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि सम्राट को केवल इतना ही पता है कि मेरी वंश परंपरा टूट चुकी है। मेरा पता लगाने के लिए जब तक सम्राट स्वयं मेरी वंश परंपरा का नेतृत्व करते हुए खोज में नहीं जाते, तब तक मुझे ढूंढना असंभव होगा। झांग यून ने पूछा, तुम्हारे सम्राट की शक्ति क्या है? बहुत मजबूत, अविश्वसनीय रूप से मजबूत। ये सुनकर महान भाग्य भालू का चेहरा विस्मय से भर गया। हमारे कबीले का सम्राट लगभग 10,000 वर्षों में एकमात्र अंतरिक्ष भालू राजा है जिसकी वंश परंपरा 7 चांदी की अंगूठियों के साथ जागृत हुई है। 7 चक्कर। झांग यून की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। दा यूनयुन पहले से ही 3 चांदी की अंगूठियों के साथ इतना शक्तिशाली था। अब अपनी आत्मा और साधना स्तर दोनों में अभूतपूर्व प्रगति के साथ उसने 4 चांदी की अंगूठियां जागृत कर ली हैं। ये 7 चक्कर। महायान काल। इसके अलावा महायान काल के दौरान वह संभवतः शीर्ष श्रेणी के व्यक्तियों में से एक थे। झांग यून ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, आपके सम्राट के अलावा अन्य भालू राजा कहाँ हैं? दा यूनयुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सम्राट बहुत शक्तिशाली हैं। हम भालू राजाओं के बीच काफ़ी अंतर है। फिलहाल मुझे मिलाकर केवल 2 भालू राजाओं के पास 4 चांदी की अंगूठियां हैं, बाकी सभी के पास 3 अंगूठियां या उससे कम हैं। भालू राजाओं की संख्या और आपके बगल में मौजूद नन्हे मुन्नों की संख्या, स्वामी जी, इस समय ठीक 20 है। क्या ये परिवर्तन का दौर है? खाद्य संकट का समय है? झांग यून ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। करीब करीब। दा यूनयुन ने कड़वी मुस्कान दी। सम्राट के कनिष्ठ होने के नाते इन भालू राजाओं को कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस हुई। झांग यून ने राहत की सांस ली। यदि स्पेस बियर कबीले के प्रत्येक भालू राजा के पास 6 या 7 चांदी की अंगूठियां होती, तो उसे जल्द से जल्द छिपने की जगह खोजने पर विचार करना पड़ता। आखिरकार उसका स्पेस पवेलियन अब एक कट्टर दुश्मन माना जाता है। अब हमें स्पेस बियर कबीले की ताकत की विस्तृत जानकारी मिल गई है। भालू राजा सबसे शक्तिशाली है, जबकि अन्य भालू राजा उससे कहीं अधिक कमजोर हैं। अपनी इस सफलता के बाद दा यूनयुन को स्पेस बियर कबीले में तीसरा सबसे शक्तिशाली सदस्य माना जा सकता है। इसके नीचे 2 स्पेस बियर किंग थे जिनके सिर के चारों ओर 3 चांदी के छल्ले थे और उनकी ताकत उनकी सफलता से पहले की तरह ही लगभग समान थी। झांग यून को अचानक ख्याल आया, अंतरिक्ष मंडप के बारे में आपको कितना पता है? हालांकि मैंने पहले कोंग शिंगवन से काफ़ी कुछ सीखा था, लेकिन स्पेस बियर कबीले की ताकत को देखते हुए स्पेस पवेलियन की उनके साथ सहयोग करने की क्षमता से पता चलता है कि उनकी ताकत शायद इतनी सरल नहीं है। गुरुजी, क्या आप उनकी ताकत की बात कर रहे हैं? ताकत की बात करें तो स्पेस पवेलियन में कुछ बूढ़े लोग हैं जो काफ़ी ताकतवर हैं। दा यून ने कहा, हालांकि कई साल बीत चुके हैं।
अगर वे अभी भी जीवित होते तो अब तक महायान अवस्था प्राप्त कर चुके होते। महायान अवस्था? कितने? झांग यून के होंठ फड़क उठे। यह उस गुट जैसा नहीं लगता जिसके बारे में कोंग शिंगवन ने पहले बताया था। मास्टर, मैंने वास्तव में लंबे समय से स्पेस पवेलियन से संपर्क नहीं किया है, इसलिए मुझे विशिष्टताओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है। दा यूनयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, अंतरिक्ष मंडप से ज्यादा संपर्क रखने वाले लोग ज्यादातर साधारण अंतरिक्ष भालू होते हैं। हम भालू राजा आमतौर पर उनसे संपर्क रखना पसंद नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर आपके कबीले का स्पेस पवेलियन के साथ इतना गहरा रिश्ता क्यों है? और आप नियमित रूप से उनके पास स्पेस बियर क्यों भेजते हैं? झांग यून को यह अजीब लगा। दा यूनयुन ने समझाया, क्योंकि स्पेस पवेलियन में मौजूद वे इंसान स्पेस वंडरलैंड के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करते हैं और अंदर वही है जो सम्राट चाहते हैं। एक स्थानिक अजूबा। नाम सुनते ही झांग यून अचंभित रह गया। दा यूनयुन ने समझाया, वह एक विशाल स्थान है जिसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं। मैंने सम्राट को ये कहते सुना है कि हमारे कुल में एक स्वर्णधारीदार भालू अमर पूर्वज थे जो उस स्थान पर रहे और कुछ चीजें पीछे छोड़ गए। अमर पूर्वज के अलावा ऐसा कहा जाता है कि कई मनुष्य और अन्य जातियों के अन्य अमर प्राणी भी वहां रहे थे। क्या यहाँ कई अमर आत्माएं रह चुकी हैं? झांग यून की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहली बार ऐसी जगह के बारे में सुना था। कुछ सोचते हुए उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, आपके कहे अनुसार चूंकि स्पेस पवेलियन स्पेस वंडरलैंड के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करता है तो वे सब कुछ अंदर क्यों नहीं ले जाते? गुरुजी, मुझे उस बारे में भी पूरी तरह से यकीन नहीं है। दा यूनयुन ने सिर हिलाया। सम्राट ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। मुझे बस इतना पता है कि उस जगह का प्रवेश द्वार स्पेस पवेलियन के उन इंसानों के नियंत्रण में है और अंदर जाने के लिए आपको उनसे होकर गुजरना होगा। झांग यून ने अपनी थोड़ी को छुआ। अब आइए कोंग शिंगवन से पता लगाते हैं। अंतरिक्ष प्रणाली के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें इसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। हालांकि कोंग शिंगवन की कार्यकुशलता ने उन्हें कुछ हद तक निराश किया। उन्होंने दूसरे पक्ष से कोंग शिंग तलवार का पता लगाने को कहा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। हालांकि दा यूनयुन की कही बात ने उन्हें एक बात याद दिला दी। स्पेस पवेलियन दिखने में जितना शक्तिशाली लगता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ... स्टॉप अध्याय 515 4 वृत्तों वाले चांदी के पैटर्न वाले अंतरिक्ष भालू राजा की दक्षता। अशांत क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर घास के मैदान के ऊपर जब झांग यून 400 मीटर ऊंची विशालकाय यूनयुन को यहां लेकर आए तो गुओ हाओगुआंग, गोई और अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्थानिक दरार की मरम्मत कर रहा छोटा तानाशाह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या चल रहा है? क्या इसका बड़ा भाई पहले सिर्फ 300 मीटर लंबा नहीं था और उसके पास 3 चांदी की अंगूठियां नहीं थीं? अब यह ऐसा क्यों हो गया है? झांग यून द्वारा दिए गए उस आशीर्वाद को तुरंत याद करते हुए जिसने उसे भलू राजा में बदल दिया था, उस छोटे अत्याचारी की आंखों में असीम लालसा प्रकट हुई क्योंकि उसने आशा भरी निगाहों से झांग यून की ओर देखा। उसकी निगाहें देखकर दया यूनयुन खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से उसे घूरने लगी। दा यूनयुन अब पूरी तरह से समझ गई है कि उसके सामने खड़ा ये छोटा तानाशाह अंतरिक्ष भालू राजा में कैसे परिवर्तित हो गया। अपने स्वामी के आशीर्वाद और ऊर्जा से एक साधारण कुत्ता भी राजा बन सकता है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लिटिल टायरेंट ने पहले इसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अगर आप इसे बदल भी दें तो भी यह नहीं जाएगा। अगर अब उसके कबीले का सम्राट भी उसे ढूंढने आ जाए तो भी उसे यह सोचना होगा कि वह अपने कबीले में वापस लौटे या नहीं। झांग यून के आशीर्वाद ने इसे सम्राट से भी आगे निकलने की संभावना की एक झलक दी। भालू राजा, ये सोचकर कि एक दिन ये राजधानी को भी पीछे छोड़ सकता है, उसमें उत्साह भर गया। अब से इसे केवल अपने स्वामी का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। नन्हे भालू राजा, अपनी आंखों में फिर से वही लालसा भरी नजर दिखाने की कोशिश करो। दा यूनयुन की व्याकुल निगाहों का सामना करते हुए वह नन्हा तानाशाह, जिसका भालू जैसा शरीर केवल 100 मीटर से थोड़ा ही अधिक लंबा था, काम उठा और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। क्या इसे धागे से डर लगता है? अब इस बूढ़े भालू को भी वश में कर लिया गया है। यह एक वरिष्ठ भालू है जिसे युवा मालिक ने वश में किया है। विरोधी पक्ष को इससे डरना चाहिए। ये सोचते ही उसने तुरंत अपना सिर उठाया और निडर होकर दया यूनयुन को घूरने लगा। एक पल के लिए दोनों भालू राजा एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। हमारे आसपास की हवा मानो जम सी गई हो। माथा किनारे से देख रहे गुओ हाओगुआंग, गोई और अन्य लोग कुछ हद तक हैरान थे। झांग यून ने खिलखिलाते हुए दोनों भालुओं के बीच चल रही घूरने की प्रतियोगिता को रोकते हुए कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और इसे ठीक करो। हाँ मास्टर। दा यूनयुन ने सिर हिलाया और तुरंत प्रवेश द्वार की ओर चली गई। उस नन्हे तानाशाह को धीरे धीरे दरार की मरम्मत करते देख मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपने पंजे से उसके छोटे से शरीर को उठा लिया जो 100 मीटर से भी अधिक लंबा था। अरे कमीने, तुम ये क्या कर रहे हो? उस छोटे तानाशाह ने गुस्से से घूर कर देखा। क्या करना है?
द यूनयुन ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी कार्यकुशलता को देखते हुए छोटे भालू, तुम शायद 1 साल में भी इसे ठीक नहीं कर पाओगे। एक तरफ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्थानिक दरार को ठीक करने का क्या मतलब होता है। ध्यान से देखो और अच्छे से सीखो। इतना कहकर उसने उस छोटे तानाशाह को एक तरफ फेंक दिया और फिर उसका विशाल भालू जैसा पंजा अनंत शून्य में पहुंचा और उसने उसे पकड़ लिया। इसने अनंत शून्य से स्थानिक अशांति से युक्त स्थानिक उतार चढ़ाव ऊर्जा का एक विशाल द्रव्यमान बलपूर्वक खींच लिया। अपने विशाल पंजे के नीचे ये स्थानिक अशांति और उतार चढ़ाव तुरंत ठोस स्थानिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसे इसने फिर स्थानिक दरार पर दबा दिया। स्थानिक दरार को शीघ्र ही भर दिया गया। इस बड़े आयोजन को एक बार फिर हथिया लिया जाएगा और दबा दिया जाएगा। उन्होंने स्थानिक दरार के शेष क्षेत्र को सीधे भर दिया। स्थानिक दरार को भरने वाली स्थानिक ऊर्जा तेजी से आसपास की स्थानिक दीवारों के साथ मिलकर धीरे धीरे एक नई स्थानिक दीवार का निर्माण करती है। अरे बाप रे! गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और आसपास खड़े अन्य सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या बिल्ली है! 2 ग्रैब और 2 प्रेस की मदद से उन्होंने सीधे उस दरार की मरम्मत कर दी जो अभी भी 100 मीटर चौड़ी थी। बगल में खड़ा छोटा तानाशाह भी हक्का बक्का रह गया। इस पर सिर्फ आधा दिन काम किया है और मुश्किल से इसका 10वां हिस्सा ही ठीक कर पाया है। मेरे सामने पड़ी यह चीज़ भला कैसे? द यूनयुन ने तुरंत इसे फिर से प्रदर्शित किया। आकाश में 10 मीटर चौड़ी एक और दरार को पकड़कर दबाया और उसे तेजी से भर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। छोटा अत्याचारी पशु फार्म में वापस जाना चाहता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह वहां एक पल भी और रुका रहा तो उसके भालू जैसे चेहरे का एक टुकड़ा गिर जाएगा। बड़ा भालू छोटे भालू को इस तरह धमका रहा है। किनारे से देख रही झांग यून भी कुछ हद तक हैरान रह गई। उसने द यूनयुन को बाहर निकाला, ये सोचकर कि इससे स्थानिक दरार की मरम्मत में तेजी आएगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब से हम इस तरह का काम दयाउन पर छोड़ देंगे। जहां तक उस छोटे तानाशाह की बात है जिसे ये काम करना बहुत पसंद था, झांग यून केवल मन ही मन उससे माफ़ी मांग सकता था। कार्यकुशलता वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। द यूनयुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुजी, क्या कुछ और भी है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है? वह चला गया। झांग यून ने अपना सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने चारों ओर देखा। ये देखकर नन्हा अत्याचारी तुरंत बोला, युवा स्वामी, मैं पशु प्रजनन अकादमी में वापस जाकर साधना करना चाहता हूँ। तो पहले वापस आ जाओ। झांग यून ने सोचा कि शायद महान भाग्य ने इसे हतोत्साहित कर दिया है, इसलिए उसने इसे वापस पशु फार्म की ओर इशारा किया। उसी समय दिव्य चेतना के एक अवलोकन से पता चला कि घास के मैदान के किनारे पर गुओ किंग और गुओ बू के नेतृत्व में हथियार बनाने वालों का एक समूह अंतरिक्ष सुरंग की मरम्मत कर रहा था, जो दोनों शून्य शोधन चरण के शिखर पर थे। क्या हुआ? झांग यूनफेई आगे बढ़ा और बीच में कई टूटे हुए हिस्सों वाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष सुरंग को देखकर उसने भौहें चढ़ा लीं। उसे पास आते देख गुओ किंग, गुओ बू और अन्य लोग पीले पड़ गए और घबराकर बोले, संप्रदाय के गुरुजी, कृपया हमें क्षमा करें, समय बहुत कम था, हमारे पास इसे ठीक करने के लिए वास्तव में पर्याप्त समय नहीं था। झांग यून ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह अंतरिक्ष सुरंग इस तरह कैसे हो गई? गुओ किंग और गुओ बू चौंक गए और उन्होंने तुरंत वही दोहराया जो उस छोटे तानाशाह ने पहले कहा था। सुनने के बाद झांग यून के माथे पर एक काली रेखा दिखाई दी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह छोटा तानाशाह इतनी जल्दी में पशु आश्रय स्थल वापस जाना चाहता था। वे अंतरिक्षीय सुरंगों को नष्ट करने में विशेषज्ञता का दावा करते हैं। आपको कभी एक भी नहीं मिलेगी। झांग यून सीधे पशु प्रजनन बाड़े में गया और लिटिल टायरेंट की जमकर पिटाई करने के बाद ताली बजाते हुए बाहर आया और बोला, तुम लोग इसे जल्द से जल्द ठीक करो। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हिस्सों को पिघलाकर बदल देना चाहिए। बोलते बोलते उसने काफ़ी मात्रा में सामग्री से भरा एक भंडारण छल्ला सौंप दिया। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ किंग और गुओ बू ने सिर हिलाया और तुरंत फाउंड्री श्रमिकों के समूह को मरम्मत शुरू करने के लिए कहा। झांग यून ने द यूनयुन, गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों के साथ मिलकर अशांत अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में एक खुला क्षेत्र खोजा। सर्वशक्तिशाली अमर तलवार निकालो। एक ही तलवार के वार से उसने एक स्थानिक दरार पैदा कर दी, फिर अपने हाथों में स्थानिक ऊर्जा भरकर एक ऐसा बड़ा छेद बना दिया जिसमें से 5 या 6 लोग एक साथ गुजर सकें। वह द यूनयुन को वापस पशु फार्म में ले गया और गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों से कहा, मेरे साथ बाहर आओ। फिर उसने नेतृत्व संभाला और अनंत शून्य में प्रवेश कर गया। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोग जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। अनंत शून्य में प्रवेश करने के बाद झांग यून ने एक बार फिर ग्रेट फॉर्चून को मुक्त कर दिया। सब लोग इधर आओ। वह ग्रेट कैनाल के पिछले हिस्से पर उड़कर आया और उसने गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। माथा। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों ने ग्रैंड फॉर्चून पर नजर डालने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। द यूनयुन ने उनकी ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी, लेकिन वह चुप रही।
इसके बाद गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोग ग्रेट यूनयुन के अविश्वसनीय रूप से चौड़े पिछले हिस्से पर सवार हो गए। झांग युन ने कहा, इस दिशा में आगे बढ़ो और रास्ते में मार्ग को याद रखना। दा यूनयुन ने सिर हिलाया और तुरंत तेजी से आगे बढ़ी। गर्मागर्म, अनंत शून्य में चांदी की एक लकीर की तरह इसकी गति भयावह रूप से तेज थी। झांग युन ने अर्थ को समझते हुए मन ही मन सिर हिलाया। तुलना में लिटिल टायरेंट वास्तव में कहीं अधिक घटिया है। छोटा अत्याचारी केवल अनंत शून्य में विचरण कर सकता है, जबकि महान भाग्य अनंत शून्य के भीतर स्थानिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता है, सक्रिय रूप से इन उतार चढ़ावों को अपने लिए रास्ता बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, और यहाँ तक कि उन्हें गति देने के लिए आगे धकेल भी सकता है। स्थानिक अशांति का सामना करते समय, जब तक कि यह बहुत बड़ी न हो, दा यूनयुन आमतौर पर इसे कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती है। यही कारण है कि जब झांग युन को ग्रेट यूनिवर्सियाड का सामना करना पड़ा, तो वह तुरंत अशांत अंतरिक्ष में पीछे हट गया। अनंत शून्य में दा यूनयुन जैसे भालू राजा से लड़ना एक आम इंसान के पानी के अंदर समुद्री राक्षस से लड़ने जैसा है। गुरुजी, आगे खाली जगह है। ग्रांड कैनाल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यही हमारी मंजिल है। जब झांग युन बोल रहा था तो उसने अपना हाथ हिलाया। उनके सामने स्थित अंतरिक्ष की स्थानिक दीवार में अचानक एक विशाल दरार दिखाई दी। महान यात्रा का विशाल समूह सुचारू रूप से प्रवेश कर गया। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? अपने सामने के स्थान को देखकर गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या उनके अशांत वातावरण के इतने करीब कोई और स्थान भी है? झांग युन ने कहा, यह एक अशांत आध्यात्मिक भूमि है। एक अराजक आध्यात्मिक भूमि। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और क्योटिक फ्लोक्लैन के अन्य सभी सदस्य अपनी संयुक्त अवस्था में अपनी आंखों को चौड़ा करके अपने आसपास के वातावरण को घूर रहे थे। जब उन्होंने उस परिचित ऊर्जा के आभामंडल को महसूस किया तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे लिए भागने का रास्ता तैयार करने के लिए लाया हूँ। झांग युन ने कहा, यदि भविष्य में अशांत अंतरिक्ष पर हमला होता है तो यह अशांत आध्यात्मिक भूमि ही आपका भागने का रास्ता होगी। बोलते बोलते वह सबको अशांत आत्मा भूमि के मुख्य क्षेत्र में स्थित भूमिगत भूलभुलैया के तीसरे स्तर तक ले गया। इस पर सब अपनी छाप छोड़ें। झांग युन ने हाथ के इशारे से 7 अमर पुस्तकों में से अमर आत्मा पुस्तक को बुलाया और उसके पन्ने एक एक करके बाहर उड़ने लगे। अस्त व्यस्त अमर पुस्तक के पन्ने। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और टर्बुलेंट क्लैन के अन्य सदस्यों ने अपने संयुक्त रूप के दौरान एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। आप में से हर कोई इस पर अपनी छाप छोड़ेगा। झांग युन ने बात की। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोग अचंभित रह गए और फिर अपने निशान छोड़ने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद झांग युन ने अपना हाथ हिलाया और अमर पुस्तक के ये अव्यवस्थित पन्ने भूलभुलैया के तीसरे स्तर के चारों ओर की दीवारों पर चिपक गए। सभी ने असमंजस में पूछा, पंथ के नेता, आखिर चल क्या रहा है? मैं अनिश्चित काल तक अशांत अंतरिक्ष में नहीं रहूंगा। यदि अशांत अंतरिक्ष खतरे में है तो इस चिन्ह को तुरंत विस्फोटित कर दें। झांग युन ने समझाया, इस तरह मैं इसे महसूस कर सकता हूं और तुरंत आपकी जादुई किताबों में अशांत आध्यात्मिक भूमि का पोर्टल खोल सकता हूं और आप सभी यहां स्थानांतरित हो जाएंगे। यदि शत्रु अशांत आत्मा लोक में आपका पीछा करता है तो आप सभी इस भूलभुलैया में आ जाएंगे। मैं इस भूलभुलैया की पहुंच इन पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दूंगा। फिर आप इन पृष्ठों का उपयोग करके अस्थायी रूप से भूलभुलैया की सुरक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों को अचानक समझ में आया कि क्या हो रहा है और उनकी आंखें चमक उठीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग युन ने इस तरह के भागने के रास्ते के बारे में सोचा भी होगा। इस सुरक्षित निकास मार्ग के साथ अगर दानव सीलिंग संप्रदाय अशांत अंतरिक्ष में हमला भी करता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। झांग युन ने राहत की सांस ली। उसने दानव सीलिंग संप्रदाय से बचाव के लिए ऐसा किया था। हालांकि स्थानिक सुरंग को नष्ट कर दिया गया था और आसपास के क्षेत्र की जांच कर ली गई थी, फिर भी दानव सीलिंग संप्रदाय कई वर्षों से अशांत अंतरिक्ष में घुसपैठ कर रहा था। इस बात की गारंटी देना मुश्किल है कि वे इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। झांग युन निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि प्रथम अमर संप्रदाय की उसकी नवस्थापित शाखा नष्ट हो जाए। ये सब करने के बाद झांग युन सभी को अशांत आध्यात्मिक भूमि से बाहर ले गया और दा यूनयुन से उन्हें वापस अशांत अंतरिक्ष में ले जाने के लिए कहा। गुओ हाओगुआंग, गुओ ई और अन्य लोगों को वापस अंतरिक्ष में भेजने के बाद उसने और दा यूनयुन ने अनंत शून्य में कुछ व्यवस्थाएं की। संपूर्ण अशांत अंतरिक्ष के बाहर स्थानिक ऊर्जा की एक परत स्थापित की गई थी, जिससे अंतरिक्ष का बाहरी वलय अनंत शून्य के स्थानिक उतार चढ़ाव में विलीन हो गया। इस तरह अगर कोई पास के अनंत शून्य से होकर भी गुजरता है तो भी उसे पहली नज़र में अशांत स्थान का पता नहीं चलेगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद झांग युन दा यूनयुन को उस लटके हुए पत्थर के पास ले गया जो पहले अंतरिक्ष सुरंग से जुड़ा हुआ था। उन्होंने दा यूनयुन से सीधे उस चट्टान को दूर धकेलने के लिए कहा। आखिरकार यहाँ पड़े इस विशाल पत्थर की मदद से दानव सीलिंग संप्रदाय को एक बार पता चलने पर अशांत क्षेत्र का सटीक स्थान निर्धारित करने में आसानी होगी। इसके अलावा उन्होंने उस चट्टान के सामने के उन सभी निशानों को मिटा दिया जो अशांत क्षेत्र की ओर ले जाते थे।
पुकारना। ये सब करने के बाद झांग युन ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर वे झू युआन को बाहर ले गए। यदि आपको मेरे द्वारा जांच करने के लिए कहे गए विषय से संबंधित कुछ भी पता चलता है तो मुझे तुरंत सूचित करें। झांग युन ने उसे एक विशेष रूप से बनाया गया ताबीज दिया। अच्छा। झू युआन ने इसे प्राप्त करने के बाद सिर हिलाया और अशांत क्षेत्र में लौट गया। अब दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय पर एक नज़र डालने का समय आ गया है। उसे जाते हुए देखने के बाद झांग युन ने दूर स्थित गहरे अंतहीन शून्य की ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। स्टॉप्ड। स्पीकर ब्राउज़र अध्याय 516 प्रस्थान की पूर्व संध्या। पर वे तुरंत रवाना नहीं हुए। झांग युन ने दा युनयुन को पशु प्रजनन केंद्र में वापस लौटा दिया और फिर अशांत अंतरिक्ष में वापस चला गया। अवेकनिंग सिटी के सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर झांग युन ने एक सूची निकाली जो कि स्पिरिट स्टोन खानों की वह सूची थी जिसे उसने पहले गुओ हाओगुआंग को संकलित करने का निर्देश दिया था और जिसे गुओ हाओगुआंग ने अभी अभी उसे सौंपा था। सूची की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद झांग युन ने कुछ देर सोचा, फिर कलम और कागज निकालकर एक साधारण सूची बनाई। फिर उन्होंने कुछ और बातें लिख लीं। गुओ हाओगुआंग और अन्य लोगों को बुलाने में आखिरकार लगभग आधा घंटा लग गया। संप्रदाय के स्वामी जी नमस्कार। कुछ ही मिनटों में गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोग एक के बाद एक पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। सबके आ जाने के बाद झांग युन ने तुरंत निर्देश देना शुरू कर दिया। मैं अब जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद एल्डर हाओगुआंग शाखा से संबंधित सभी मामलों का प्रभार संभालेंगे। मैं संप्रदाय के नेता के आदेश का पालन करूंगा। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने एकमत होकर जवाब दिया। झांग युन ने अभी अभी तैयार की गई सूची निकाली और वहां मौजूद सभी लोगों को सौंप दी। ये भविष्य में शाखा संसाधन आवंटन और योगदान अंक प्राप्ति के नियम हैं। कृपया इन्हें देखें। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने इसे एक एक करके जल्दी से पढ़ लिया। झांग युन ने कहा, अगर आपकी कोई राय है तो बेझिझक व्यक्त करें। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मूल रूप से 7 गुटों ने आत्मा पत्थर की खानों को आपस में बांट लिया था, लेकिन झांग युन की सूची इन खानों द्वारा उत्पादित आत्मा पत्थरों के एकीकृत वितरण के लिए थी। प्रत्येक सदस्य के साधना स्तर के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और तदनुसार आवंटित किया गया। जो सदस्य तेजी से प्रगति करते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। बेशक इन उच्च पदस्थ सदस्यों को स्वतंत्र रूप से स्पिरिट स्टोन का एक हिस्सा आवंटित करने का अधिकार है। गुओ हाओगुआंग, गुओई और गुओ चांग सहित 7 कुलों के नेताओं को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये सब स्वीकार्य सीमा के भीतर था। उन्होंने मूल रूप से अपने 7 वंशों से संबंधित संसाधनों का एक हिस्सा लियांगचेंग, मूफोंग और अन्य अशांत कुलों के प्रबंधकों को आवंटित कर दिया। हालांकि उन्हें एक पुरस्कार भी मिलेगा। बटरफ्लाई पैलेस शाखा के सदस्यों के रूप में अपनी स्पिरिट स्टोन खानों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें हर तिमाही में टर्बुलेंट स्पेस में संसाधनों का एक बैच भी लाना होगा। संक्षेप में, ये बटरफ्लाई पैलेस और टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के संसाधनों को मिलाकर उन्हें एक साथ वितरित करने के बराबर है। इसके अलावा योगदान अंक प्राप्त करने के भी तरीके हैं। ये उच्च पदस्थ सदस्य अपने आध्यात्मिक स्तर को बेहतर बनाकर, शिष्यों को शिक्षा देकर और बाहरी संसाधनों की खोज करके शाखा के कोष में योगदान दे सकते हैं। कुल मिलाकर उन सभी को लगा कि यह ठीक था। हालांकि नीति लागू होने के बाद ही इसके विशिष्ट विवरण स्पष्ट होंगे। कोई आपत्ति न होने के कारण शाखा तदनुसार आगे बढ़ेगी। घोषणा करने के बाद झांग युन ने कहा, साथ ही स्थानिक ऊर्जा के ज्ञान रखने वाले सभी साधकों को भी ले आओ। वे 2 घंटे में शहर के बाहर इकट्ठा होंगे। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ हाओगुआंग, गुओई और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। बैठक स्थगित। झांग युन ने हाथ हिलाया और सबसे पहले सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए। वे जल्द ही ब्लैक पल्स सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने यू शुई को गुओ लियान के साथ खरीदारी करते हुए पाया। मालिक, यू शुई एव ने उसे देखते ही तुरंत उसका अभिवादन किया। गुओ लियान ने तुरंत झुककर कहा, प्रणाम संप्रदाय के गुरुजी। झांग युन ने कहा, गुओ लियान, तुम्हें पहले हुआंगमाई शहर वापस जाना चाहिए। मैं बाद में गुओ लेई को भी तुम्हारे साथ ले आऊंगा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। गुओ लियान चौंक गई, फिर उसने सिर हिलाया। उसे पता था कि झांग युन गुओ लेई को साधना के लिए अपने साथ ले गया है और उसे यू शुई एर के साथ हुई बातचीत से इस बारे में कुछ जानकारी मिली थी। गुओ लेई को उनके साथ शामिल होने का निमंत्रण मिलना इस बात का संकेत था कि झांग युन शायद जाने की तैयारी कर रहा था। संप्रदाय के गुरुजी, कृपया अपना ध्यान रखें। झांग युन ने सिर हिलाया। गुओ लियान ने और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। ब्लैकवेन सिटी छोड़ने के बाद ही उसने पीछे मुड़कर देखा और आह भरी। मैंने कुछ अवास्तविक विचारों को त्याग दिया जो शुरू में मेरे मन में थे। अमर खजाने के मंडप के अंदर झांग युन यू शुई एर को अपने प्रशिक्षण कक्ष में ले आया और फिर अपने सभी अन्य शिष्यों को भी अपने साथ ले आया। मालिक,
जब शिष्यों ने देखा कि उसने सभी को बुलाया है तो उनके चेहरे कुछ गंभीर हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि झांग युन को कुछ कहना है। मैं एक बहुत ही खतरनाक जगह पर जाने वाला हूँ और मैंने आपको यहाँ आपकी राय जानने के लिए बुलाया है। झांग युन ने बात की। वू शियाओपांग ने पूछा, गुरुजी, आप किस स्थान की बात कर रहे हैं? झांग युन ने शांत भाव से कहा, ये दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय है। ये सुनकर वू हाय और रानरान के बारे में पहले से जानने वालों को छोड़कर बाकी सभी लोग थोड़े अचंभित रह गए। गुरुजी, क्या आप दानव सीलिंग संप्रदाय को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? युवेई ने पूछा। पर्पल मून डेजर्ट के शाही शहर पर उसके पिछले हमले ने उसे यह एहसास दिलाया कि झांग युन शायद फिर से कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रहा होगा। झांग युन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, लेकिन दानव सीलिंग संप्रदाय को नष्ट करना आसान नहीं होगा। हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला कियान उपनाम वाले एक रक्षक को पकड़ना और दूसरा मजे के लिए एक महायान साधक को मारना। महान योद्धा का वध? क्या महायान साधक का वध किया जाए? ये सुनकर नींद में डूबे हुए दिख रहे वू हाई को छोड़कर रानरान सहित बाकी सातों लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो कान ने मुंह खोला, गुरुजी, क्या आप सच में गंभीर हैं? निश्चित रूप से, झांग युन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ मुख्य रूप से किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए बुलाया है। तुम मेरे साथ साधना करते हो और तुम्हें लड़ने का मौका बहुत कम मिलता है। दानव सीलिंग संप्रदाय की इस यात्रा पर मैं चाहता हूं कि तुम सब एक साथ प्रशिक्षण करो। और टिल्ड मुझे बहुत नींद आ रही है। उसके बोलते ही वो हाई ने जम्हाई ली और यूशुई की छाती को देखते हुए कहा, बहनसी, मुझे गले लगाओ। यूशुए। झांग युन अवाक रह गया। उसने उस निर्दयी छोटे लड़के वू हाई को पकड़ा और उंगली से उसके माथे पर एक हल्की सी चोट मारी। वू हाई चीख पड़ी, अपना माथा पकड़ लिया और झांग युन को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोली, सीफू, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बोल रही हूँ और तुम अपनी बड़ी बहन को मुझे गले लगाने के लिए ढूंढ रहे हो। झांग युन ने उस छोटे लड़के को घूरते हुए कहा, तुम्हें भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, समझे? मैं समझ गया, सिफू, वू हाई ने उत्तर दिया। उसने ये कहा, लेकिन उसकी निगाहें अनजाने में यूशुई की छाती पर टिक गईं। झांग युन ने बेबसी से अपनी कनपटी रगड़ी। हालांकि फिर भी वू हाई को शामिल करने का निर्णय लिया गया। अपने शिष्यों को शामिल करना एक तात्कालिक निर्णय था। इससे पहले मैंने डीकिन कैंग से दानव सीलिंग संप्रदाय की कई शाखाओं के स्थानों के बारे में पूछा था, जिनमें से एक के पास से मैं संयोगवश गुजरा था। उसने योजना बनाई थी कि वह बस वहां से गुजरेगा और उस शाखा कार्यालय को ध्वस्त कर देगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रानरान को दानव सम्राट के हाथ का अभ्यास करने देना था। पिछले 2 दिनों से रानरान लिंगशान के दानव स्वामी के साथ प्रशिक्षण ले रही है। हालांकि चूंकि लिंगशान का दानव स्वामी रानरान के आदेशों का पालन करता है, इसलिए वह वास्तव में कोई बड़ा खतरा नहीं है। रानरान की दानव सम्राट शक्ति का परीक्षण करने के लिए उसे अभी भी राक्षसी साधकों के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि वह शाखा बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए वह अन्य शिष्यों को भी शामिल करना चाहता था। अब तो उनके शिष्यों ने भी, जिनमें अभी अभी शुरुआत करने वाला गो लेई भी शामिल है, कम से कम नवजात आत्मा की अवस्था प्राप्त कर ली है। और उनकी युद्ध क्षमता मूलतः देवत्व रूपांतरण अवस्था में है। विशेष रूप से युवेई और रानरान, जिन्हें शून्य शोधन चरण में मौजूद लोगों के खिलाफ लड़ते समय बिल्कुल भी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। मछली और पानी भी इसे आजमा सकते हैं। बेशक सबसे खास वो हाई है। अगर यह छोटा सा जीव अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे और साथ ही चुड़ैल अमर आत्माओं से प्राप्त कुछ जादुई छड़ियों का भी इस्तेमाल करे, तो झांग युन का अनुमान है कि वह एकीकरण चरण में मौजूद लोगों का भी मुकाबला कर सकता है। गुरुजी, मैं चलता हूँ, युवेई बोली। उसकी आंखों में पहले से ही लड़ने का जज्बा झलक रहा था। वह किसी बड़ी सफलता के लिए ऊर्जा जमा कर रही थी और वास्तव में उसकी ऊर्जा लगभग पर्याप्त थी। उसने कोई बड़ी सफलता हासिल करने का प्रयास नहीं किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ कमी है, शायद कोई बड़ा युद्ध उसे यह अवसर प्रदान कर सकता है। मैं भी चलूंगा, गुरुजी। मछली वाले पानी से भी आवाज आए। अगले स्तर पर पहुंचने के बाद और 2 एल्डमो राक्षसों के साथ उचित लड़ाई न होने के कारण वह अब एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक थी। रानरान मुस्कुराई और बोली, गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। झांग युन ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं भी जा रहा हूँ। अपनी छोटी बहनों को उससे पहले ही यह काम करते देख वो शियाओपांग थोड़ा चिढ़ गया और उसने भी तुरंत बोलना शुरू कर दिया। खैर, मैंने हाल ही में कुछ खास गोलियां तैयार की हैं, क्यों न उन्हें आजमा कर देखूं। झोउ कान ने राहत की सांस ली और कहा, गुरुजी, मुझे भी शामिल कर लीजिए। झांग युन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी निगाहें अनायास ही गो लेई की ओर मुड़ गईं, जो वहां अकेला बचा था। वो शियाओपांग, यूशुई, एर और अन्य सभी ने गो लेई की ओर देखा। इस समय गो लेई कुछ हद तक असमंजस में था। यह है दानव सीलिंग संप्रदाय। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश समय अशांत अंतरिक्ष में बिताया, फिर भी उन्हें दानव सीलिंग संप्रदाय की कुछ समझ थी।
ये लाइट अलायंस द्वारा जारी महाद्वीप की वांछित सूची में नंबर 1 पर मौजूद सबसे वांछित बल है। आप इतनी शक्तिशाली संस्था के मुख्यालय में यूं ही कैसे जा सकते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुरु वास्तव में मुख्यालय से एक महायान साधक को ठगना चाहता था। आकाश, क्या उसका गुरु और उसके सामने बैठे सभी बड़े भाई बहन सामान्य लोग हैं? शाओ लेई, तुम्हें खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। युवेई ने धीरे से कहा, तुम अभी नौसिखिया हो, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। नहीं बड़ी बहन, मैं जाऊंगी। ये सुनकर गुओ लेई अपनी तल्लीनता से बाहर आ गया और तुरंत बोलने लगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। अगर वह वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता तो भविष्य में अपनी मां को ढूंढने की उम्मीद कैसे कर सकता है? झांग युन ने गुओ लेई की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। गुओ लेई के कौशल वास्तव में अपर्याप्त थे, लेकिन फिर भी उसने उसे भाग लेने देने की योजना बनाई, कम से कम उसे स्थिति का अनुभव कराने के लिए। झांग युन ने कहा, ऐसे में अगले कुछ दिनों तक अच्छे से आराम करें और खुद को बेहतरीन स्थिति में ले आएं। हाँ मास्टर, शिष्यों ने उत्तर दिया। झांग युन ने अन्य शिष्यों को अमर खजाना मंडप में उनके संबंधित आवासों तक पहुंचाया। गुओ लेई को वहीं छोड़कर कहा, शाओ लेई, जाओ और अपनी दादी और चाची को अलविदा कह दो। तुम्हें लौटने में कुछ समय लग सकता है। गुओ लेई ने सिर हिलाया। झांग युन ने तुरंत उसे हुआंगमाई शहर वापस भेज दिया। उसने अपने भंडारण वलय में मौजूद कई नवजात आत्मा और शून्य शोधन चरण के शवों की भी जांच की। ये सब आगे चलकर काम आएंगे। इस बार वह सभी शवों को खाने के लिए तैयार था। अगर बदले में हमें महायान अवस्था का संपूर्ण शव मिल जाए तो ये हमारे लिए जीत है। STOPPE अध्याय 517 दानव सीलिंग संप्रदाय पर हमले की शुरुआत। 2 घंटे बाद वे शहर के बाहर जागे। झांग युन गुओ लेई को वापस लेकर आए और वे महान युन ने उनकी पीठ पर बैठकर यहां उतरे। वहां मौजूद सभी लोग 400 मीटर लंबे विशालकाय भालू राजा को देखकर दंग रह गए। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, उन्होंने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऊपर उठा लिया और भालू राजा की पीठ पर ले गई, जो एक चौक जितना चौड़ा था। आप सभी को अपना मिशन समझ में आना चाहिए, है ना? झांग युन ने उनमें मौजूद दर्जनों साधकों पर एक नज़र डाली। दर्जनों किसानों ने सहमति में सिर हिलाया। झांग युन ने कहा, इसे अच्छी तरह याद रखना, भविष्य की यात्राओं के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी। आप निश्चिंत रहें, संप्रदाय प्रमुख। दर्जनों किसानों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो क्लैन केंद्रीय क्षेत्र से स्वतंत्र एक अनंत शून्य स्थान में रहता है, इसलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर स्थानिक ऊर्जा का अभ्यास करने वाले साधकों का एक समूह भी तैयार किया है। हालांकि वे आमतौर पर किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होते हैं। यह उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है। जब उनके संबंधित गुटों के नेताओं ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि जब तक वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें पर्याप्त मात्रा में योगदान अंक प्राप्त होंगे। योगदान बिंदुओं की भूमिका के बारे में जानकारी महज 2 घंटे के भीतर अशांत क्षेत्र में तेजी से फैल गई है। इस अशांत क्षेत्र में सभी किसान अब योगदान अंक अर्जित करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें यह अवसर सीधे तौर पर दिया गया था। उस समय सभी लोग बेहद उत्साहित थे। उनकी हालत पर एक नज़र डालने के बाद झांग युन ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत उस अशांत जगह से निकल गया। इससे बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणाली को निकटतम अंतरिक्ष सुरंग का सीधे पता लगाने में मदद मिली। भालू की पीठ पर बैठे स्थानिक ऊर्जा के साधकों ने तुरंत पहले से तैयार किए गए कागज और कलम निकाले और रास्ते का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। क्या ये स्पेस पवेलियन की स्पेस टनल नहीं है? जब वे जल्द ही एक विशाल सुरंग के पास पहुंचे तो सभी स्थानिक ऊर्जा साधक आश्चर्यचकित रह गए। अब से आपको हर बार यात्रा करते समय यहीं से गुजरना होगा, झांग युन ने कहना शुरू किया। अगर रास्ते में हमें स्पेस पवेलियन या स्पेस बीए के कोई सदस्य मिलते हैं तो? ये सुनकर ब्लैकवेन संप्रदाय के एक परम शून्य शोधन स्तर के साधक ने कहा, संप्रदाय के गुरुजी, इससे बचना शायद मुश्किल है। मेरा अंतरिक्ष मंडप के लोगों से संपर्क रहा है, उन सभी के पास स्थानिक शरीर हैं और वे स्थानिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हैं। इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है। झांग युन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, जैसे ही तुम्हारा उनसे सामना हो उन्हें तुरंत पकड़ लो। स्पेस बियर को जिंदा पकड़ो, हमें इस बात की परवाह नहीं कि स्पेस पवेलियन के सदस्य जिएं या मरें। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। झांग युन ने कहा, आपको बस इतना याद रखना है कि स्पेस पवेलियन दुश्मन है। सभी ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट को काबू किया। उनके संप्रदाय का नेता पागल है। वह सचमुच अनंत शून्य के अधिपति स्पेस पवेलियन के खिलाफ जा रहा है। पिछले भीषण हमले को याद करते हुए उन्हें आखिरकार इसका कारण समझ में आ गया, लेकिन साथ ही ये थोड़ा अजीब भी है। झांग युन ने दा युन को कैसे वश में कर लिया। इसके अतिरिक्त आपको प्रत्येक यात्रा पर अपने साथ एकीकरण चरण में एक कृषक को लाना होगा। सभी की निगाहों को अनदेखा करते हुए झांग युन ने अपने बगल में खड़े उन 4 नवजात आत्मा स्तर के साधकों की ओर रुख किया जो स्थानिक ऊर्जा अभ्यासी नहीं थे,
लियांग चेंग, मू फोंग, गोई और गो शुलान, अब से तुम चारों में से कोई एक मेरे साथ किसी भी यात्रा पर अवश्य चलेगा। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। चारों ने सिर हिलाया। वे एक साथ यात्रा कर रहे थे। लियांग चेंग और मू फोंग बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय लौट रहे थे, जबकि गोई और गो शुलान वहां के संचालन की देखरेख करने जा रहे थे। अमर साधना के प्रथम संप्रदाय के गढ़ के रूप में बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में कई नवजात आत्माचरण के साधक भी तैनात हैं, जो पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। झांग यून के नियमों के अनुसार बटरफ्लाई पैलेस को अपनी आय का 30% हिस्सा देना अनिवार्य है। यदि कोई प्रभारी नहीं होगा तो बटरफ्लाई पैलेस द्वारा जारी किए गए किसी भी आंकड़े की सटीकता की पुष्टि करना संभव नहीं होगा। झांग यून ने और कुछ नहीं कहा और दा यूनयुन को अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से असंख्य कीटलोक की ओर जाने दिया। स्पेस पवेलियन की अंतरिक्ष सुरंगों का उपयोग करना अभी भी यात्रा का सबसे सुविधाजनक तरीका है। अमर लोगों का सबसे बड़ा संप्रदाय भी इसी तरह का एक ढांचा बनाना चाहता है, लेकिन कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। झांग यून का विचार बहुत पहले ही बदल चुका था। पहले वह खुद स्पेस पवेलियन का निर्माण करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने स्पेस पवेलियन पर कब्जा कर लिया और फिर दूसरे पक्ष से स्पेस टनल को अपने उपयोग के लिए छीन लिया। हालांकि इसके लिए अभी कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। अंतरिक्ष मंडप की शक्ति के बारे में जानने के बाद उसे पता चल गया कि उसकी वर्तमान शक्ति इस बल का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। खुद को सुधारने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसे कम से कम पहले कुछ पूर्ण महायान अवस्था के शव प्राप्त करने होंगे। अशांत अंतरिक्ष अभी भी 10,000 कीड़ों के क्षेत्र से काफी दूर है और वहां पहुंचने में लगभग 2 दिन लग गए। तितली महल का मुख्यालय, जो सभी कीटों का साम्राज्य है। झांग यून अपने दल के साथ पहुंचे। संप्रदाय के स्वामी जी, नमस्कार। बाई शियाओ पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। झांग यून ने पूछा, हाल ही में सब कैसा चल रहा है? संप्रदाय के गुरुजी, सब कुछ हमेशा की तरह है, सफेद उल्लू ने उत्तर दिया। झांग यून ने सिर हिलाया। बटरफ्लाई पैलेस के लिए उनकी योजना यथास्थिति बनाए रखने की थी। आखिरकार एक शक्तिशाली हत्यारा बल होने के नाते बटरफ्लाई पैलेस सामान्य बलों से काफी अलग है। बटरफ्लाई पैलेस के सदस्य अधिकतर हत्यारे हैं। यदि उन्हें साधना के लिए अशांत वातावरण में रखा जाए तो वे असहज महसूस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग यून तितली महल से मिली खुफिया जानकारी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक शक्तिशाली हत्यारा संगठन के रूप में बटरफ्लाई पैलेस न केवल हत्या करने में बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने में भी माहिर है। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए दानव सीलिंग संप्रदाय की वह शाखा जहां झांग यून आगे जाने वाला था, ठीक वही थी जिसके बारे में बटरफ्लाई पैलेस को खुफिया जानकारी थी। संप्रदाय के गुरुजी, ये रही वह जानकारी जो आपने मांगी थी। बाई शियाओ ने उसे दस्तावेजों का एक बंडल सौंप दिया। झांग यून ने उसे ले लिया। उस पर दानव सीलिंग संप्रदाय की उस शाखा का नाम लिखा था जहां वह आगे जाने वाला था। ये लगभग वही बात है जो डीकन कैंग ने पहले कही थी। जब आप इस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित हो जाएं, तो आप वापस आ सकते हैं। झांग यून ने दस्तावेजों को एक तरफ रख दिया और टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के दर्जनों अंतरिक्ष साधकों को देखा जिन्हें वह अपने साथ लाया था। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के दर्जनों अंतरिक्ष साधकों ने सिर हिलाया। उनमें से कुछ लोग बटरफ्लाई पैलेस मुख्यालय में ही रहेंगे और अशांत अंतरिक्ष के साथ भविष्य के संबंधों के लिए जिम्मेदार होंगे। झांग यून ने और कुछ नहीं कहा और 10,000 कीड़ों के लोक से निकल गया। 10,000 कीड़ों के क्षेत्र को घेरने वाली स्थानिक सुरंगों का अनुसरण करते हुए हम 3 यांगों के क्षेत्र की ओर बढ़े। त्रियांग क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र से सटा हुआ एक क्षेत्र है। वह जिस दानव सीलिंग संप्रदाय की शाखा की ओर जा रहा था, वह त्रियांग दायरे के भीतर स्थित थी। क्योंकि वे एक दूसरे के निकट हैं, इसलिए दानव संप्रदाय की इस शाखा से निपट लेने के बाद वे तुरंत केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ सकते हैं। झांग यून को दुश्मन को सतर्क करने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय केंद्रीय क्षेत्र के भीतर ही होगा, वे इससे बच नहीं सकते। इसके अलावा भले ही केवल एक शाखा नष्ट हो जाए, दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय में मौजूद दानव साधकों को यह विश्वास नहीं होगा कि दूसरी तरफ से कोई उनके मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत करेगा। यह आत्मविश्वास ताकत पर आधारित है। इसके अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक कैंग सभी पक्षों की स्थिति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। अब जबकि डीकन कैंग की मृत्यु हो चुकी है और पर्पल स्टार विच भी जा चुकी है, हो सकता है कि सीलिंग डेमन सेक्ट के मुख्यालय में कोई प्रभारी भी न हो। इसके अलावा अधिकांश राक्षसी साधक प्रेम प्रसंगों में शामिल होना पसंद नहीं करते हैं। मौज मस्ती करना, लोगों को मारना और कभी कभी उच्च अधिकारियों से बड़े पैमाने पर डकैती को अंजाम देने के आदेश प्राप्त करना इन राक्षसी साधकों की दैनिक दिनचर्या है। ये राक्षसी साधक अपनी मनमर्जी करना ही चाहते हैं। त्रियांग क्षेत्र को त्रियांग क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके भीतर 3 सूर्य स्थित हैं। दिन के समय ये दुनिया असहनीय रूप से गर्म हो जाती है। हालांकि ये स्थान अग्नि तत्व से युक्त कई साधकों के लिए स्वर्ग बन गया है।
यहाँ साधना करने से अग्नि तत्व से युक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनन बहुत तेजी से होता है, जिससे अग्नि तत्व से युक्त साधकों की साधना क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। सूर्य के प्रकाश से परिपूर्ण इस क्षेत्र के भीतर एक पहाड़ी धारा मौजूद है जो सूर्य की किरणों से अछूती रहती है और एक घने प्राकृतिक धुंध से घिरी रहती है। मुझांग पर्वतीय धारा ये त्रियांग क्षेत्र के भीतर एक कुख्यात खतरनाक स्थान है जहाँ की प्राकृतिक दुर्गंध दिव्य चेतना को धूमिल कर देती है। शून्य शोधन के कई शिखर स्तर के साधकों ने इस स्थान का अन्वेषण किया है, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। दुनिया की नज़रों में अंदर एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में अंदर प्रवेश करने वाले सभी साधकों को दानव सीलिंग संप्रदाय की शाखा के उन राक्षसी साधकों ने मार डाला जो अंदर छिपे हुए थे। झांग यून को 10,000 कीड़ों के लोक से इस स्थान तक यात्रा करने में पूरा एक दिन लग गया। गोली मार, झांग यून ने बात की। द यूनयुन ने सिर हिलाया और 10 मीटर लंबे विशालकाय भालू के पंजे से एक स्थानिक ऊर्जा निकली। जैसे ही वह नीचे की ओर झूला, ये जहां भी से गुजरता था प्राकृतिक दूषित गैस सीधे तौर पर फैल जाती थी। धुंध से घिरे पहाड़ी झरने के प्रवेश द्वार पर नवजात आत्मा स्तर के 2 राक्षसी साधक उस स्थान की रखवाली कर रहे थे। वे उस धुंध के बाहर क्या हो रहा है उसे समझ नहीं सकते। बकवास। जब आप अंततः इसे देख पाते हैं तो आपको एक भालू का पंजा धुंध से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। उनके हिलने डुलने से पहले ही उनके द्वारा उत्पन्न रक्त के धुंध ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। धमाका, पूरी पहाड़ी धारा कांप उठी। पर्वतीय धारा के भीतर राक्षसी ऊर्जा से घिरी इमारतों का एक समूह ऐसे कांप रहा था मानो भूकंप आ गया हो। क्या चल रहा है? हे भगवान, यह क्या है? ये कैसे संभव है? वह दुर्गंध दूर हो गई। ... परिसर के अंदर राक्षसी ऊर्जा से घिरे कई लोग विशाल भालू के पंजे और फटे हुए विषैले धुएं को देखकर चौंक गए और हैरान रह गए। ज़ाइगुआंग और अन्य, इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, अचानक उन्हें एक लड़की की मधुर आवाज सुनाई दी। अगले ही क्षण धुंध के बाहर से बड़ी संख्या में लोग अंदर आ गए। वहां मनुष्य थे, विभिन्न प्रकार के जानवर थे और एक सुंदर चेहरे वाला झांग यून भी था। दुश्मन का हमला। असंख्य राक्षसी साधकों को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वे दहशत में दहाड़ने लगे। उनका ध्यान रखो। इमारतों के परिसर के भीतर से एक धीमी सी आवाज गूंजी। परिसर के भीतर से तुरंत ही और भी राक्षसी साधक अंदर आ गए। बिना किसी झिझक के लोगों के इस विशाल समूह को देखकर वे आगे बढ़ गए। बूम बूम बूम। कुछ ही देर में तेज चटकने जैसी आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी। ये सब पानी ही क्यों है? कई राक्षसी साधकों ने पाया कि उनके द्वारा मारे गए सभी लोग और जानवर पानी में बदल गए थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ये स्पष्ट रूप से पानी में बदल गया, लेकिन 2 सेकंड के भीतर ही यह वापस पानी में संघनित हो गया। यह एक तरह से अंतहीन पुनर्जन्म है। हालांकि वे विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद भी असंख्य राक्षसी साधकों में से कोई भी उनमें से एक को भी मारने में कामयाब नहीं हुआ। इसके विपरीत कई राक्षसी साधकों के बीच नहीं रुकना ... लोगों के घायल होने या मारे जाने का सिलसिला जारी रहा। बहुत कम उम्र के दिखने वाले लड़के लड़कियों का वह समूह ही उनकी चोटों और मौतों के लिए जिम्मेदार था। एक मोटे ताजे युवक से एक भयानक आभा निकल रही थी और उसकी सुनहरी दबंग वास्तविक ऊर्जा ने मौके पर ही कई नवजात आत्मा स्तर के राक्षसी साधकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उन्होंने घेर कर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लड़का और एक युवक उस मोटे लड़के के बगल में प्रकट हो गए। वह लड़का बिजली से घिरा हुआ था। हालांकि बिजली की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन हर बिजली का झटका जो उस दानव साधक पर पड़ता था उससे वह दर्द से चीख उठता था, क्योंकि यह बिजली उनके बाहरी रूप पर नहीं बल्कि उनकी आत्मा पर प्रहार करती है। वह युवक एक बदमाश था जो हर जगह औषधीय पाउडर बिखेर रहा था। दुर्भाग्य से यह पाउडर अत्यंत विषैला था। कोई भी नवजात आत्मा अवस्था का राक्षसी साधक जो इसके संपर्क में आता, उसका शरीर पल भर में फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये तीनों पानी नहीं है, ये तो पक्के तौर पर असली इंसान हैं। इन्हें पहले मार डालो। आसपास के राक्षसी साधक मूर्ख नहीं थे, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वे उन तीनों पर हमला करने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़े। तूफान सम्राट का पैर। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, हवा की विशेषताओं वाली एक विशाल सफेद रंग की पैर की किरण तेजी से बाहर निकली। नवजात आत्मा अवस्था के राक्षसी साधकों का एक बड़ा समूह एक ही लात से बह गया। तन कपड़े पहने एक युवती सफेद बिजली की तरह उग्र होकर बाहर निकली। वह जहां भी जाती वहां एक सफेद हवा का झोंका दौड़ पड़ता और राक्षसी साधकों का घायल होना या मारा जाना तय था। कमीने। इससे क्रोधित होकर शून्य शोधन अवस्था में एक राक्षसी साधक ने अपने चारों ओर भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा छोड़ी और आगे बढ़ने का प्रयास किया। वूश। लेकिन तभी अचानक एक छोटी सी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। शून्य शोधन स्तर का राक्षसी साधक स्तब्ध रह गया और रानरान को आगे बढ़ते हुए देखकर आश्चर्य से बोला, एक छोटी लड़की। मरना।
इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने छोटी बच्ची की चीख सुनी और उसकी नन्ही मुट्ठी जोर से नीचे गिरी, जिससे पूरा शून्य हिल गया। हे भगवान! शून्य शोधन अवस्था में मौजूद राक्षसी साधक के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उसने जल्दबाजी में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका साम्राज्य टोफू की तरह आसानी से चूर चूर हो गया और उस भयानक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और हर जगह खून की बारिश होने लगी। पूरी पर्वतीय घाटी में सन्नाटा छा गया। स्टॉप। अध्याय 518। क्या आपको लगता है कि वे केवल महायान अवस्था तक ही विकसित हो सकते हैं? शून्य शोधन चरण में एक राक्षसी साधक को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़की। आकाश में 6 या 7 साल से अधिक उम्र की न दिखने वाली रानरान को देखकर कई राक्षसी साधकों को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। पवन राजा की इच्छा, पवन राजा की शक्ति, पवन राजा का अवतार। तभी पहाड़ी धारा में हवा का एक तेज झोंका उठा। असंख्य घूमती हवाओं से बनी एक विशालकाय प्रेत छवि प्रकट हुई, जिसके नीचे युवेई नाम की एक महिला अपने लंबे लहराते बालों के साथ एक युद्ध देवी की तरह आगे बढ़ी। सफ़ेद हवाएं बेतहाशा नाच रही हैं। लंबे पैरों की एक जोड़ी ने अनगिनत सफ़ेद बवंडर पैदा कर दिए, जो उसी क्षण तेजी से नीचे की ओर बहने लगे। आसपास मौजूद कई नवजात आत्मा अवस्था के राक्षसी साधकों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही बवंडर ने उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा नहीं है, दौड़ना। असंख्य राक्षसी साधक भयभीत होकर घबराकर भाग गए। हालांकि सफ़ेद बवंडर की गति उनकी भागने की गति से कहीं अधिक तेज थी और पल भर में ही नवजात आत्मा अवस्था के दर्जनों दानव साधक मारे गए। कमीने! भयंकर दहाड़ के साथ शून्य शोधन चरण के चरम पर पहुंचे एक राक्षसी साधक की आभा फूट पड़ी और भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे उस क्षेत्र की शक्ति में हलचल मच गई। नियंत्रण! तभी एक कोमल सी चीख सुनाई दी। युवेई की ओर बढ़ रही राक्षसी ऊर्जा अचानक रुक गई और अगले ही पल वह मुड़कर कई राक्षसी साधकों की ओर तेजी से नीचे की ओर विस्फोट कर गई। होम किंग स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? इसके तुरंत बाद कई राक्षसी साधक बुरी तरह घायल हो गए और दर्द से चीखने लगे। यह होम किंग नामक राक्षसी साधक, जो शून्य शोधन की महान पूर्णता की अवस्था तक पहुंच चुका था, ये देखकर पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या हुआ? उसकी राक्षसी शक्ति अचानक बेकाबू क्यों हो गई? तूफान सम्राट का पैर! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक विशाल सफ़ेद बवंडर को लिए हुए एक पैर की बीम उसके ऊपर से गुजर गई। होम किंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी राक्षसी ऊर्जा का प्रयोग किया। ब्रश! लेकिन जैसे ही राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली, ऐसा लगा मानो वह तुरंत नियंत्रित हो गई और उसकी ओर वापस मुड़ गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होम किंग चौंक गया और उसने तुरंत राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन राक्षसी ऊर्जा ने उसके आदेशों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उस पर वापस हमला करना जारी रखा। वह कैसे संभव है? होम किंग अविश्वास से भर गया और उस पर राक्षसी ऊर्जा का सीधा हमला हुआ। उसी समय बड़े बड़े सफ़ेद बवंडरों को ले जाने वाले पैर के बीम तेजी से गुजरने लगे। पफ! खून की एक लंबी धारा बह निकली और होम किंग को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और वह हवा में उड़ गया। वाह! रानरान कमाल की है। युवेई ने अपनी प्रतिद्वंदी को आसानी से घायल करने के बाद रानरान को थम्स अप दिखाया। ये कुछ भी नहीं है। परिसर के भीतर गहराई में मौजूद कई आभाओं को महसूस करते हुए रानरान मुस्कुराए और बोली, वरिष्ठ बहन युवेई, चलिए अंदर जाकर उन शक्तिशाली लोगों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, युवेई ने सिर हिलाया। छोटी बहनों, इन 5 गुरुओं को भी अपने साथ आने दो। तभी मछलियों के तैरने की आवाज़ सुनाई दी। 5 लोग उनके पीछे आ गए। वे पांचों झांग युन थे। ये पांचों झांग युन अन्य मछलियों द्वारा जल के हेरफेर और आकार देने से निर्मित जलीय जीवों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। ये स्पष्ट रूप से एक उन्नत संस्करण है। ये देखकर युवेई और रानरान मुस्कुराए और तुरंत पांचों झांग युन को उस क्षेत्र में और अंदर ले गए। न्यायालय में मौत! जल्द ही शून्य शोधन चरण के चरम पर पहुंचे कई राक्षसी साधकों की आभाएं भवन परिसर के भीतर से उभर आईं। रानरान और युवेई 5 झांग युन के साथ बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। रानरान द्वारा राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करने के साथ युवेई ने हमला किया, जबकि 5 झांग युन ने किनारे से बचाव प्रदान किया। शून्य शोधन के चरम स्तर पर पहुंच चुके कई राक्षसी साधक क्षण भर के लिए पूरी तरह से अभिभूत हो गए और उनकी राक्षसी ऊर्जा पल भर में पूरी तरह से दब गई। हालांकि उनके पास शक्तियां थीं, फिर भी वे रानरान के नियंत्रण में उन्हें मुक्त नहीं कर सके। शून्य शोधन के चरम चरण में पहुंचे कई राक्षसी साधक इतने क्रोधित थे कि वे खून की उल्टी करना चाहते थे। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी निराशाजनक लड़ाई नहीं लड़ी। इसमें राक्षसी ऊर्जा समाहित है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। वे ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि छोटी बच्ची रानरान उनकी राक्षसी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित कर सकती है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह लड़की अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इसके अलावा अविश्वसनीय रूप से तेज गति वाली व्हाइट विंड मेडन और वे 5 पानी जैसे मांस के कवच भी थे जो तितर बितर हो गए और तुरंत झांग युन को पुनर्जीवित कर दिया। कई उच्च स्तरीय नवोदित आत्मा साधकों पर बार बार प्रहार किए गए और वे खून की उल्टी करते हुए पराजित होकर पीछे हटने को विवश हो गए। पर्वतीय धारा के ऊपर नीचे के दृश्य को देखकर झांग युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, मेरे शिष्य कैसे हैं? आप में असाधारण क्षमता है, युवा स्वामी। नीचे खड़े विशालकाय प्राणी ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मैंने काफी सारे इंसान देखे हैं, लेकिन मैंने वास्तव में कभी ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जो इतनी आसानी से अपने से उच्च स्तर के विरोधियों को हरा सकें। गुरुजी, मुझे विश्वास है कि जब आपके शिष्य बड़े हो जाएंगे तो वे स्पेस पवेलियन में बैठे उन बूढ़े लोगों से कम सक्षम नहीं होंगे। इससे पहले पशु प्रजनन केंद्र में इसने छोटे अत्याचारी से सीखा था कि झांग युन को युवा स्वामी के रूप में संबोधित किया जाना पसंद था, इसलिए इसने अब अपने संबोधन का तरीका भी बदल दिया है। क्या आपको लगता है कि वे केवल महायान अवस्था तक ही विकसित होंगे? झांग युन ने उस पर एक नज़र डाली। युवक, आपका मतलब यह नहीं है कि? द युन अचंभित रह गई। झांग युन मुस्कुराई लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। पहले महायान अवस्था उनके लिए एक लक्ष्य हुआ करती थी, लेकिन अब अपने व्यापक दृष्टिकोण के साथ महायान अवस्था उनकी सीमा से बहुत दूर है। मैंने आकाश की गहराइयों पर एक नज़र डाली। उनका वर्तमान लक्ष्य अपने सभी शिष्यों को बेड़ियों के उस द्वार के पीछे की दुनिया में ले जाना बन गया है। ऐसा लगता है कि मुख्य किरदार अब सामने आने ही वाला है। अचानक कुछ महसूस करते हुए झांग युन ने इमारत परिसर के सबसे अंदरूनी हिस्से में देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि उसने इन्हें पहन लिया। इमारत परिसर के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक ठंडी फुफकार सुनाई दी, जिससे पूरी पहाड़ी घाटी का तापमान कई डिग्री गिर गया। प्रभु युयान! इस आवाज को सुनकर बुरी तरह से पीटे गए कई राक्षसी साधकों को ऐसा लगा जैसे उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी हो और उनकी आंखें चमक उठीं। रानरान, युवेई, युशुइर और अन्य लोग भी जम गए। धमाका! अगले ही क्षण एक नवोदित आत्मा साधक की शक्तिशाली आभा फैल गई। रानरान, युवेई, युशुइर और बाकी सभी को लगा कि उनका शरीर धंस रहा है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे, बल्कि उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। विशेषकर रानरान। इससे पहले वह लिंगशान के दानव स्वामी से लंबे समय तक लड़ चुका था। हालांकि लिंगशान के दानव स्वामी ने झांग युन के आदेशों के तहत अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित आभा इस दबाव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। धमाका! बिना किसी झिझक के रानरान ने अपने दाहिने हाथ की तारा में आकाश और दानव सम्राट के हाथ की तकनीकों की पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जबरदस्त मुक्का मारा जिससे शून्य हिल गया। अच्छा नहीं है। शून्य शोधन के चरम चरण में पहुंचे कई राक्षसी साधकों के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए एकजुट होकर प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस अपार बल के आगे वे चकनाचूर हो गए, खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ गए। यह आसपास की इमारतों से बुरी तरह टकराया और असहनीय दर्द, मानो उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, ने उन्हें न केवल पीड़ा दी बल्कि उनकी आंखों में गहरा भय भी पैदा कर दिया। ये छोटी बच्ची उन्हें बुरी तरह पीट रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। लड़की को इमारत के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर भागते देख शून्य शोधन के चरम स्तर के कई राक्षसी साधक चौंक गए और जल्दी से सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर चेतावनी देते हुए चिल्लाए, प्रभु युयान, ये लड़की राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, सावधान रहें। फक फक करना, एक ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी। रानरान के सक्रिय हमले का सामना करते हुए, मानो अपमानित महसूस करते हुए, एकीकरण चरण में एक राक्षसी साधक लाल वस्त्र पहने हुए राक्षसी ऊर्जा के साथ विस्फोट कर उठा। रानरान का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत दानव सम्राट के हाथ की नियंत्रण क्षमता को सक्रिय कर दिया। उनके चारों ओर जो राक्षसी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वह थमसी गई। उठना! एक कोमल चीख के साथ रानरान ने दानव सम्राट के रूप में अपने नियंत्रण में राक्षसी ऊर्जा को ऊपर उठाया। उसने तुरंत ही उस राक्षसी ऊर्जा को वापस परावर्तित करने की तैयारी कर ली। हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि नवजात आत्मा अवस्था में स्थित राक्षसी साधक लाल वस्त्र पहने हुए अब वूश वे खाई से सीधे बाहर भाग गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... STOPPE अध्याय 519 केंद्रीय क्षेत्र में आगमन। रानरान स्तब्ध रह गई। युवेई, युशुई और अन्य लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। क्या चल रहा है? ये राक्षसी साधक जो नवोदित आत्मा अवस्था में है भाग निकला। युयान स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? मजाक करना बंद करो। लॉर्ड युयान, कृपया जल्दी वापस आइए। हे भगवान युयान, कृपया मत जाइए। ... शून्य शोधन के चरम स्तर के कई राक्षसी साधकों और उपस्थित अन्य कई राक्षसी साधकों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से चिल्लाए, लेकिन युयान के नाम से जाने जाने वाले लाल वस्त्रधारी राक्षसी साधक ने उनकी चीखों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया।
नहीं छोड़, अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद बाद में निकल ही ना पाएं। फिलहाल लड़कियों का ये समूह सिर्फ अग्रिम पंक्ति में है, उनके पीछे दो नवजात आत्मा अवस्था के साधक देख रहे हैं। जैसे ही विषैले धुएं का गुबार फटा, उसने उसे फाड़ने वाली सत्ता की उपस्थिति को महसूस किया, और इसके अलावा एक दिव्य आभा भी थी। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि एकीकरण चरण में मौजूद ये दोनों साधक प्रकट नहीं हुए। उन्होंने केवल कुछ लोगों का एक छोटा समूह भेजा, जिन्होंने उनके अधीनस्थों का सफाया कर दिया। अगर वह और देर तक रुका तो देर सवेर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाएगी। लोगों का ये समूह स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित इरादे से उस शाखा को नष्ट करने के लिए यहाँ आया है जिसका वह प्रभारी है। वह नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह भाग नहीं निकला तो उसकी मौत निश्चित थी। ये खाई से हवा में ही फूटने वाला था, लेकिन उसी क्षण उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। फिर आसमान को ढकते हुए एक विशालकाय भालू का पंजा नीचे गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युयान भयभीत था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और उसके चारों ओर अग्नि गुणों वाली राक्षसी ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह उठ खड़ा हुआ था। लेकिन इस भालू के पंजे के सामने उसकी प्रचंड राक्षसी ऊर्जा कागज की तरह थी, जो सीधे भालू के पंजे से चकनाचूर हो गई। चीखते हुए युयान को विशाल भालू के पंजे ने पकड़ लिया। यह पर्वतीय धारा के अंदर कई राक्षसी साधक आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। क्या चल रहा है? एकीकरण अवस्था में रहते हुए लॉर्ड युयान भला कैसे ऐसा कर सकते थे? इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक भालू के पंजे पर प्रकट हुआ। मालिक, वू शियाओपांग, यू शुई, एर रानरान और अन्य लोगों ने एक के बाद एक अपनी बात रखी। मालिक, ये सुनकर बंदी बनाई गई युयान चौंक गई और उसने झांग यून से पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम कौन हो? वह अपना वाक्य बीच में ही अचानक रुक गया। झांग यून ने सीधे अपनी एक उंगली से उसकी भौं को भेद दिया और उसके साथ ही उसकी बची हुई आत्मा को भी नष्ट कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान युयान को एक बार भी चीखने का समय नहीं मिला। भगवान युयान! वहां मौजूद सभी राक्षसी साधक अवाक रह गए, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। मृत, इस शाखा पर सैकड़ों वर्षों तक शासन करने वाला नेता, एकीकरण चरण का एक प्रतिष्ठित साधक, वास्तव में यूं ही मर गया। इतनी प्रैक्टिस काफी है, अब हम रुक सकते हैं। झांग यून ने अपना दाहिना हाथ, दानव सम्राट का हाथ, खोला और उसे धीरे से हिलाया। बूम बूम बूम। वहां मौजूद राक्षसी साधकों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही उनके शरीर उनकी अपनी राक्षसी ऊर्जा से नष्ट हो गए और विस्फोट हो गए। झांग यून ने शून्य शोधन के चरम स्तर के कई राक्षसी साधकों को विस्फोट करने नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया और एक एक करके मार डाला, उनके अक्षुण शवों को वहीं छोड़ दिया और युयान के शव के साथ उन्हें इकट्ठा कर लिया। इस दृश्य को देखकर रानारान, युवेई और अन्य लोग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सदियों तक भीषण हमला किया, लेकिन इस शाखा के राक्षसी साधकों में से केवल कुछ ही मारे जा सके। दूसरी ओर गुरु ने बस अपना हाथ हिलाया और सब कुछ समाप्त हो गया। खास तौर पर गो लेई का मुंह ओक के आकार में खुला हुआ था। ये पहली बार था जब उसने झांग यून को कोई हरकत करते देखा था। हाथ के एक इशारे से हजारों राक्षसी साधकों का नाश हो गया। यह अविश्वसनीय है। गो लेई स्तब्ध रह गया। उसने आकाश में झांग यून के गुरु को देखा और उसकी आंखों में तीव्र जुनून और लालसा जागृत हुई। उसका एक लक्ष्य है, वह अपने गुरु की तरह एक शक्तिशाली साधक बनना चाहता है। केवल इसी रास्ते से वह अपनी मां को ढूंढ सकता है। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गो लेई का संकल्प दृढ़ था। वो शियाओपांग ने भी गहरी सांस ली। सच कहूं तो वह भी निराश था। ये सिर्फ झांग यून की वजह से नहीं था, बल्कि रानारान, युवेई और युशुई की वजह से भी था, जो उससे हार गई थीं। अपने द्वारा संघनित किए गए हजारों जल नियंत्रण करने वाले, आकार बदलने वाले जलीय जीवों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से पिछड़ गया है। इस नजरिए से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसके कनिष्ठ भाइयों और बहनों में, संप्रदाय में अभी अभी शामिल हुए गो लेई को छोड़कर वह उनमें से किसी को भी नहीं हरा सकता था। वह दूसरे बड़े भाई हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह शायद 7वां छोटा भाई बन जाएगा। नहीं, सीनियर ब्रदर जूमिंग भी हैं। जब जूमिंग चला गया था तब उसकी ताकत के बारे में सोचते हुए वू शियाओपांग ने एक पल के लिए विचार किया। वह अपने वरिष्ठ से भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम प्रतीत होता है। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए उसे कुछ उदासी महसूस हुई। वह और उसका बड़ा भाई अप्रत्याशित रूप से अपने गुरु के 8 शिष्यों में सबसे कमजोर बन गए थे। नहीं, मुझे तुरंत सुधार करने की जरूरत है। वो शियाओपांग ने अपने दांत पीस लिए। वो जियाओपांग के अलावा युवेई और युसुया का भी यही विचार था। ये देखकर कि रानारान ने कितनी आसानी से शून्य शोधन के चरम स्तर के कई राक्षसी साधकों को एक ही मुक्के से हवा में उड़ा दिया था, उन्हें पता चल गया कि उनकी 7वीं छोटी बहन उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बड़ी बहन होने के नाते मैं अपनी छोटी बहन से कैसे पीछे रह सकती हूँ? वो है हाय,
को पकड़े हुए जोहू कान ने ये देखकर कंधे उचका दिए और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लड़ाई की तुलना में रसायन विद्या कहीं अधिक आरामदायक है। उसने कुछ बुदबुदाया, फिर अपनी बाहों में लिए हुए वो हेहाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चौथे वरिष्ठ भाई, क्या आप सहमत नहीं हैं? उसकी मुस्कान देखकर वो हेहाई को घृणा हुई। उसने अपनी छोटी उंगली से उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए घोर घृणा का भाव दिखाया, यहाँ तक कि वह अपना सिर उसकी छाती पर टिकाना भी नहीं चाहती थी। चौथे वरिष्ठ भाई, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपको गले लगाने को तैयार है। जोहू कान ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। वो हेहाई ने मुंह फुला लिया और पास ही खड़ी यू शुई एर को कुछ नाराजगी भरी निगाहों से देखा। ये कितना अन्याय है कि सिस्टर सी ने इतने प्यारे लड़के को गले नहीं लगाया। वहां खड़े रहना बंद करो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद झांग यून ने बोलना शुरू किया। शिष्य झट से दा यूनयुन की चौड़ी पीठ पर सवार हो गए। चलो चलें, दा यूनयुन। झांग यून ने हाथ हिलाया। दा यूनयुन ने अंतरिक्ष को चीरते हुए अनंत शून्य में प्रवेश करने के बाद तुरंत एक धीमी दहाड़ लगाई और एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ ही मिनटों के भीतर दूर से ही विशाल स्थानिक अवरोध दिखाई देने लगा था। पुकारना। झांग यून ने गहरी सांस ली। जान ले कि यही केंद्रीय सीमा है। उन्होंने तुरंत ही अमर खजाना मंडप से रोमांटिक माहौल को जीवंत कर दिया। संप्रदाय के स्वामी जी, नमस्कार। किंगफेंग ने उसे देखा और तुरंत झुककर प्रणाम किया। सौभाग्य की तलाश करो और दुर्भाग्य से बचो। झांग यून ने ऊर्जा की एक हल्की सी धारा को अलग कर दिया। किंगफेंग ने उसे ले लिया, लेकिन चखने के बाद उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव आ गया। झांग यून ने उसकी ओर देखा। अभी तक कोई विशेष संकेत नहीं मिले। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख। क्विंगफेंग ने सिर हिलाया। झांग यून ने राहत की सांस ली। जब से उन्हें दैवीय चेतना प्राप्त हुई, तब से जब भी वे किसी विशेष परिस्थिति का सामना करते थे, तो वे सौभाग्य प्राप्त करने और दुर्भाग्य से बचने के लिए प्रेम वायु परीक्षा का सहारा लेते थे और परिणाम हमेशा एक जैसा ही होता था। किसी विशेष संकेत के अभाव में यह न तो सौभाग्य का प्रतीक है और न ही दुर्भाग्य का। अगर ऐसा एक दो बार होता तो ठीक था, लेकिन ये हर बार हुआ। इससे पता चलता है कि किंगफेंग द्वारा उस पर किए गए ऊर्जा परीक्षण कुछ हद तक गलत साबित होने लगे हैं। झांग यून ने रानरान को बुलाया और कहा, रानरान, डीकिन को अपनी स्वाभाविक राक्षसी आभा का स्पर्श दो। रानरान ने सिर हिलाया। उससे प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा का एक अंश निकल रहा था। किंगफेंग ने इसे सावधानीपूर्वक लिया, फिर इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। संप्रदाय के गुरुजी, मुझे मिल गया। उसने झट से अपनी आंखें खोली और उत्साह से कहा, संप्रदाय के गुरुजी, ये शुभ है। युवा स्वामी रानरान की यात्रा शुभ है। झांग यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगता है कि उसका परीक्षण करना कारगर नहीं रहा, लेकिन दूसरों का परीक्षण करना कारगर साबित हुआ। यदि परीक्षा का परिणाम बहुत शुभ आता है, तो इसका मतलब है कि यात्रा काफी अच्छी रही होगी। युवक स्वामी, हम केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। स्टॉप्ड। अध्याय 520 सीमाओं का द्वार। झांग यून ने ऊपर देखा और पाया कि वह स्थानिक अवरोध, जो कुछ क्षण पहले दूर था, अब ठीक उसके सामने था। पुकारना। दोनों ओर दूर दूर तक फैली विशाल चारदीवारी को देखकर वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। पूरे मध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी सीमा के रूप में जानी जाने वाली केंद्रीय सीमा, इसकी स्थानिक सीमा दीवारों से ही स्पष्ट है। स्थानिक सीमा के चारों ओर घूम रही अवरोध की हलचल को महसूस करते हुए झांग यून को यूशिन्युवान द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के भीतर एक दिव्य अवरोध के अस्तित्व के बारे में कही गई बात याद आ गई और उसने अनजाने में अमर नेत्र तकनीक को सक्रिय कर दिया। लेकिन वह पूरी तरह से खाली था। झांग यून आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए अमर नेत्र तकनीक को फिर से सक्रिय किया, लेकिन मुझे सिर्फ एक खाली स्क्रीन दिखाई दी। एक अमर, ये दो शब्द तुरंत झांग यून के दिमाग में आ गए। आजकल उनकी दिव्य दृष्टि तकनीक से केवल वही चीजें अदृश्य रह सकती हैं जिनमें अमर प्राणियों की ऊर्जा समाहित होती है। क्या केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर बनी इस सुरक्षात्मक बाधा को अमर प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है? युवक स्वामी, इस केंद्रीय क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अवरोध है। हम सीधे उस स्थान को फाड़कर प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे दा यूनयुन की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर झांग यून ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, सीधे सीमा द्वार पर जाओ। जब वह बोल रहा था, अचानक उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इतने लंबे समय तक मध्य क्षेत्र में रहने के बाद भी उसने वास्तव में अभी तक सीमा द्वार पार नहीं किया था। सीमा द्वार प्रत्येक क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार होता है, वह आधिकारिक प्रवेश द्वार जो बाहरी दुनिया के लिए खुला होता है। वह अनंत शून्य और स्थानिक सुरंगों से होकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मध्य क्षेत्र में पहुंचा, जिन्हें गुप्त प्रवेश द्वार माना जा सकता है। बाउंड्री गेट से अंदर आ पाना एक दुर्लभ सौभाग्य है। झांग यून मन ही मन मुस्कुराया। दा यूनयुन ने सीमा द्वार के सामने वाले क्षेत्र में स्थानिक बाधा का पता लगा लिया था। दा यूनयुन, पहले वापस आओ। उसने तुरंत हाथ हिलाया और दयाउन को वापस पशु फार्म में ले गया। अंतरिक्ष भालू राजा के रूप में वह अन्य स्थानों पर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है।
लेकिन केंद्रीय क्षेत्र में परिस्थितियां भिन्न हैं। केंद्रीय क्षेत्र न केवल दानव सीलिंग संप्रदाय का मुख्यालय है, बल्कि प्रकाश गठबंधन का भी मुख्यालय है। मुख्य भूमि की वांछित सूची में तीसरी सबसे वांछित शक्ति होने के नाते स्पेस पवेलियन ने स्वाभाविक रूप से स्पेस बियर को अपनी वांछित सूची में शामिल किया है। यदि शियोंग ने केंद्रीय क्षेत्र में खुलेआम प्रकट होने का साहस किया तो उसे पल भर में बड़ी संख्या में प्रकाश रक्षकों द्वारा घेर लिया जाएगा और उसका सफाया कर दिया जाएगा। झांग युन ने सर्वशक्तिशाली अमर तलवार निकाली और एक घाव किया, फिर अपने शिष्यों को अनंत शून्य से बाहर निकालकर एक पहाड़ी जंगल में ले गया। ताजी हवा में सांस लेते हुए उसने कहा, चलो अपने मालिक के साथ चलते हैं। हाँ मास्टर। वू शियाओपांग, यू शुई, एर और अन्य सभी उत्साहित थे, क्योंकि झांग युन के साथ खुले में घूमने का यह एक दुर्लभ अवसर था। झांग युन ने एक मुखौटा उठाया, उसे अपने चेहरे पर लगाया और सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। वह इतना आकर्षक है कि उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। बाई शियाओ से मुझे पहले जो जानकारी मिली थी उसमें मध्य क्षेत्र से उनके बारे में हाल की खबरें शामिल थीं। क्योंकि सभी ने देखा कि उसे परम नगर के नगर स्वामी द्वारा ले जाया गया, इसलिए उससे संबंधित मामला पहले ही बंद मान लिया गया था। लेकिन कुछ समय पहले ही अचानक यह अफवाह फैल गई कि जिसे पकड़ा गया था वह झांग युन सिर्फ एक अवतार था। इससे एक बार फिर मध्य क्षेत्र के कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। विशेषकर ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिट क्लैन, जो उसे मारना चाहते हैं, ने शीर्ष 10 भूमिगत बलों द्वारा जारी की गई शिकार सूची में उसका नाम 22वें नंबर पर रखा है। यह इनाम तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली खजाना तो स्पेस पवेलियन से आता है, या यूं कहें कि स्काई स्टार स्वॉर्ड से। अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया में 2 स्थान उपलब्ध हैं। इससे कई प्रभावशाली व्यक्ति आकर्षित हुए, जिनमें कुछ शीर्ष स्तर की सैन्य ताकतें भी शामिल थीं, और उन सभी ने उसकी तलाश में अपने लोगों को भेजा। झांग युन ने अनुमान लगाया कि यह खबर अल्टीमेट सिटी द्वारा ही जारी की गई होगी। आखिरकार दूसरे पक्ष ने ही उसके क्लोन को पकड़ा था, और केवल दूसरा पक्ष ही यह जानता होगा कि यह एक क्लोन है। उसने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में और नहीं सोचा। झांग युन अपने शिष्यों को पहाड़ों और जंगलों से बाहर ले गए और कुछ ही दूरी पर स्थित सीमा द्वार की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई राहगीर साधक मिले। चून की केंद्रीय द्वार जिस क्षेत्र में स्थित है उसके आसपास अभी भी कई किसान आते जाते रहते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में दुर्लभ रूप से दिखाई देने वाले नवजात आत्मा और देवता रूपांतरण चरण यहाँ आम हैं। झांग युन ने रास्ते में कई शून्य शोधन चरण भी देखे। जल्द ही वे एक विशाल चौक पर पहुंचे, जिसके सामने प्रकाश का एक विशाल द्वार था जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ प्रतीत होता था। केंद्रीय सीमा द्वार के सामने कवचधारी प्रकाश रक्षक दल के 100 से अधिक सदस्यों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं, जिनकी आभाएं नवजात आत्मा के चरम स्तर पर थीं। उनमें से 2 प्रमुख व्यक्ति शून्य शोधन के चरम स्तर तक भी पहुंच चुके थे, और अंधेरे में एक दिव्य चेतना लगातार आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रही थी। इस समय लाइट गार्ड्स के बीच सैकड़ों साधक निरीक्षण कराने के लिए कतार में खड़े थे। ये देखकर झांग युन ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और एक चरम शून्य शोधन स्तर के साधक के रूप में अपनी आभा को प्रकट किया। जैसे ही वह आभा निकली, चौक में मौजूद हर कोई चौंक गया। वे सभी झांग युन की ओर देखने लगे। मुझे आश्चर्य है कि तुम कौन हो मेरे दोस्त। लाइट गार्ड का नेता, जो वर्ल्ड रिफाइनमेंट के चरम चरण का सदस्य था, आगे बढ़ा और पूछताछ करने के लिए झुक गया। मैं दक्षिणी ईगल क्षेत्र से दाववादी माउडे हूँ। झांग युन ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं अपने नवनियुक्त शिष्यों को कुछ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय क्षेत्र में लाया हूँ। क्योंकि वह केंद्रीय क्षेत्र में आ रहा था, इसलिए उसने विशेष रूप से बाई शियाओ से अपने लिए एक पहचान तैयार करने के लिए कहा। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रकाश गठबंधन द्वारा आयोजित विभिन्न जांचों से गुजरना पड़ता है, जो एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। हालांकि शोधन स्तर और उससे ऊपर के साधकों को इन थकाऊ जांचों से छूट प्राप्त है। ये शक्तिशाली साधकों के प्रति प्रकाश गठबंधन की ओर से सम्मान का प्रतीक है। हालांकि झांग युन वर्तमान में केवल एकीकरण चरण के साधकों से निपट रहा है, लेकिन मध्य क्षेत्र में शून्य शोधन चरण के साधक को पहले से ही एक शक्तिशाली साधक माना जाता है। तो मैं हूँ फेलो दाओइस्ट माउडे, कृपया मेरा अनुसरण करें। उनके सामने खड़ा लाइट गार्ड का अधेड़ उम्र का सदस्य बहुत ही विनम्र था और उसने झांग युन और उसके समूह को सीधे आगे स्थित प्रकाश द्वार की ओर ले गया। ये देखकर नीचे कतार में खड़े किसी भी किसान ने असंतोष नहीं दिखाया, इसके विपरीत उनकी आंखों में सम्मान का भाव था। शून्य शोधन अवस्था में साधक बनने वाले या तो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं या फिर कई परीक्षाओं से गुजर चुके दृढ़ निश्चयी साधक होते हैं। ऐसे साधक, जब तक वे राक्षसी मार्ग पर नहीं भटकते, आमतौर पर सम्मानित होते हैं। प्रकाश के द्वार पर पहुंचने पर लाइट गार्ड के अधेड़ उम्र के सदस्य ने झांग युन से बातचीत की और उन्हें लाइट अलायंस के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। इसमें मुख्य रूप से कल्याण और लाभों से संबंधित पहलू शामिल हैं। दूसरी पार्टी उसे अपने पक्ष में करना चाहती थी। उसके जैसा व्यक्ति जो अपनी शक्ति की जानकारी नहीं देता, वह एक गुप्त साधक है। शून्य शोधन स्तर पर पहुंच चुके गुप्त साधकों की मध्य क्षेत्र में बहुत मांग है।
झांग यून ने कहा, माफ़ कीजिए साथी दाऊवादी है, मुझे स्वतंत्र रहने की आदत है और फिलहाल गठबंधन में शामिल होने की मेरी कोई योजना नहीं है। ठीक है, हेलिंग के ब्राइट गार्ड के अधेड़ उम्र के सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, साथी दाऊवादी महोदय, अगर आप कभी शामिल होना चाहें तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ मैं करूँगा। झांग यून ने सिर हिलाया और अपने शिष्यों को प्रकाश द्वार में ले गए। हेलिंग ने राहत की सांस ली। उन्हें झांग यून के शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि झांग यून भविष्य में शामिल हो सकते हैं। सिफारिश करने वाले के रूप में उन्हें तब एक अच्छा खासा इनाम मिलेगा। इसलिए जब भी उसका सामना शून्य शोधन चरण में किसी भी बागी साधक से होता तो वह उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करता। अगर आप उन्हें अपने पक्ष में करने में असफल भी हो जाते हैं तो यह व्यर्थ की बात है और इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा आप जितने अधिक लोगों को जानते हैं, भविष्य में उनके क्षेत्र में जाने पर उनसे आपको उतनी ही अधिक सुविधाएं मिल सकती हैं। संक्षेप में कहें तो ये सब उसके लिए फायदेमंद है और इससे उसे कोई नुकसान नहीं है। झांग यून और उनके समूह ने, जो अभी अभी प्रकाश के द्वार में प्रवेश कर चुके थे, अपनी आंखों के सामने अचानक एक तेज रोशनी महसूस की और फिर आसपास का क्षेत्र एक और चौक में बदल गया। चौक के सामने एक विशाल शहर स्थित है जिसे प्रारंभिक मिंग शहर कहा जाता है। इसका निर्माण एलायंस ऑफ लाइट द्वारा यहाँ किया गया था। टहलना। झांग यून शहर में प्रवेश नहीं किया, इसके बजाय वह अपने शिष्यों के साथ दाहिनी ओर से उड़ गया। वे जल्द ही पेड़ों के एक झुरमुट में पहुंचे और रुक गए। वहां से उन्होंने एक जैड की बोतल निकाली। स्टॉप्ड।